आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है शिवानी जी द्वारा लिखित एक अलग ही कहानी, मोहब्बत। आप सभी से एक अनुरोध, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं कहानी। बड़ी देर कर दी मिस साहब, मम्मी जी कई जगह फ़ोन करवा चुकी हैं, आया ने दरवाज़ा खोलते ही कहा। डॉक्टर वैदेही बर्वे बिना कुछ कहे अपनी बालिश भर ऊंची एड़ियों को खटखटाती सीधे माँ के कमरे में चली गई। माँ के कमरे में 0 पावर का बल्ब जल रहा था। तेज रोशनी को उनकी मोतियाबिंदी आंखें सह नहीं पाती थीं। दुख धवल शैया में लगभग विलीन सी हो गई क्षीण काया। असहाय जननी को देखकर अब तक यत्न से रोका गया गहवर उसके कंठ को ऐसी बुरी तरह अवरुद्ध कर गया, चाहने पर भी वह नहीं कह पाई, मम्मी मैं आ गई हूँ। कौन, बिदू? मम्मी ने ही पूछा। हाँ मम्मी, आज मुझे देर हो गई। तू जानती है बिदू, तुझे आने में देर होती है तो मैं बेहद घबरा जाती हूँ। बीसियों उल्टी सीधी बातें सोचने लगती हूँ। कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? कहीं किसी गुंडे ने तो कार नहीं रोक ली? कैसी बातें करती हो मम्मी? उसने पलंग पर बैठकर बड़े दुलार से माँ का हाथ थाम लिया था। ठीक ही कह रही हूँ विदु, मैं तुझसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि एक अच्छा ड्राइवर रख ले। ऐसे रात बिरात अकेले जाना ठीक नहीं। बम्बई में ड्राइवर इतनी आसानी से नहीं मिलते मम्मी। पहले तो 800 नीचे कोई लेगा नहीं, उस पर सब पीने वाले। कैसा ज़माना आ गया है विदु। एक हमारा अनवर था, 25 साल में एक ही बार घर गया, और वह भी। कहते ही दामिनी अचकचा कर चुप हो गई थीं। 25 वर्षों में पहली बार अनवर क्यों घर गया था, क्या वैदेही भी जानती थी। और घर से लौटते ही वह हैजे की चपेट में आकर 2 ही घंटे में ऐसी सुदीर्घ छुट्टी लेकर चला गया कि कोई उससे कुछ पूछ भी नहीं पाया। कहाँ रखाया था उसे? किसी शहर की किसी सुनी कोख में, या किसी कूड़ेदान या नदी नाले में? शायद लौटते ही पापा को उसने कुछ बताया हो, पर पापा ने ही किसी को कुछ पूछने का समय कहाँ दिया था। अनवर को दफनाकर लोग लौटे भी नहीं थे कि डॉक्टर बर्वे को उसी रोग की छूत लग गई थी। बेचारे 2 ही घंटे में तड़प कर चले गए। अपने अतीत को डॉक्टर वैदेही बर्वे विस्मृति के गहन गर्भ में दबा चुकी थी, किंतु आज एक ही पल में सब कुछ उलट पुलट गया। 50 वर्ष की प्रौढ़ा डॉक्टर वैदेही बर्वे एक बार फिर 25 वर्ष पूर्व की वैदेही युवती बन गई। एक एक दिन की स्मृति उसे पग पग पर पागल बना रही थी। जिस चेहरे को वह भूल चुकी थी, वह आज बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वे नीली आंखें, तीखी नाक, दमकता गौर ललाट, सुनहरे बाल, तनिक सा ऊंचा उठा किनारे का दांत, ग्रीवा को सुघड़ मरोड़ में तिर्यक कर खिलखिलाने की उसकी सर्वथा मौलिक भंगिमा। इतने वर्षों में भी वह उसे भूल नहीं पाई है। यह उसे पहली बार लग रहा था। वह भूल ही गई कि उसे माँ को सूप पिलाना है, दवा देनी है, मोमजामे पर बिछी चादर का टुकड़ा बदलना है, जिसे माँ हर 20 मिनट में गीला कर देती हैं, और बदलने में जरा भी देर हुई तो अबोध अधीर बालिका सी बिलखने लगती हैं। वह उठ रही थी कि सिस्टर जोसेफ आ गईं। आज मुझे कुछ देर हो गई, सॉरी डॉक्टर बर्वे, बस के लिए रुकना पड़ा। सिस्टर जोसेफ उसकी माँ की रात की नर्स थी। दिन की नर्स थी सिस्टर रोजमेरी। 2 नर्सें होने पर भी वो अपनी माँ की परिचर्या स्वयं करती थी। कोई बात नहीं सिस्टर, आज मुझे भी लौटने में देर हो गई। आप मम्मी को सूप पिला दीजिएगा, मैं थोड़ी देर में कपड़े बदल कर आती हूँ। अपने कमरे में पहुंचकर वह चुपचाप खिड़की के पास खड़ी हो गई। अंधेरे में डूबा समुद्र शांत क्लांत शिशु सा पड़ा था। न एक लहर, न नित्य की साय साय का गर्जन तर्जन। हाजी अली की मजार का जगमगाता गुंबद जैसे अधर में लटक रहा था। आसपास जगमगाती बुलंद इमारतों के बीच रंगीन जलती बुझती बत्तियों को वह न जाने कब तक देखती रही। फिर बिना कपड़े बदले ही पलंग पर लेट उसने आंखें बंद कर लीं। काश वह जोर जोर से रो पाती, किंतु कहाँ रो पा रही थी।
कलेजा मरोड़ता रुलाई का गुबार कंठ तक पछाड़े खा खा कर फिर कंठ में ही लौट जा रहा था। ये क्या हो गया भगवान? अनजाने में हो गए उस अक्षम्य अपराध का ही ये विलंबित दंड दे रहे हो क्या प्रभु? एकाएक वर्षों पहले मुद गए उसके विस्मृत दग्ध यौवन के द्वार स्वयं खुल गए और किसी आदमकद दर्पण में उसका अतीत फिर उज्जवल हो उठा। जो जननी आज पंगु अवश होकर बिस्तर से घुल मिल गई है, क्या तब एक पल को भी उसके चरण द्वय धरा पर टिकते थे? आज कनाडा में शो है, कल फ्रांस में। उस अपूर्व नृत्यांगना जननी की दिग दिगंत व्यापी ख्याति ने उसकी इकलौती पुत्री वैदेही के व्यक्तित्व को बचपन से ही सिमटा सिकुड़ा कर दिया था। जब माँ का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली बन उठता है, तब संतान कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, कुछ न कुछ अंश में अंतर्मुखी बनी जाती है। वैदेही के साथ भी यही हुआ था। जब छोटी थी तब वैभव संपन्न गृह के समस्त सुख साधन करतल पर रहने पर भी वैदेही के नन्हे से हृदय का एक कक्ष सदा खाली ही रहता था और वह उसी में बैठी रहती। एक से एक दामी खिलौने थे, लेकिन खेलती किसके साथ? जिस नैनी ने बचपन से पाला था उसका अनुशासन था अत्यंत कठोर। नहीं, उन बच्चों से नहीं खेलोगी, वहां नहीं जाओगी, धूल में नंगे पैर क्यों गई, फ्रॉक गंदा होगा, नहीं नहीं, पड़ोस में नहीं जाना होगा तुम्हें, ये लोग बिना उबला पानी पीते हैं, कहीं प्यास लगी और तुमने पानी पी लिया तो। इसी से जब भी एकांत में उसे अवसर मिलता, वो माली की लड़की कालिंदी के घर खेलने भाग जाती। अपने पास एक से एक आदमकद गुड़िया थी। जितनी बार मम्मी अपने नृत्य दल को लेकर जाती, उतनी ही बार उसके लिए गुड़िया आती। किंतु जो मज़ा कालिंदी के घर कच्ची मिट्टी के फर्श पर बैठकर खेलने में आता था, वो अपनी कोठी में कहाँ। कालिंदी की माँ अपने हाथ की बनी मोटी सी रोटी पर अचार की फाँक रखकर खाने को देती तो वह गस्सा अमृत सा लगता। उसकी मम्मी को इतना समय ही कहाँ था कि उसे सामने बिठाकर ऐसे प्यार से खिलाती। एक तो वह घर पर रहती ही कितने दिन थी, जितने दिन रहती थी उनके गुरु साजिंदे और गायकों की भीड़ उन्हें घेरे रहती। पूर्वाभ्यास में कभी सारा दिन बीत जाता। सज धज कर कितनी सुंदर लगती थी मम्मी। आज उन्हें देखकर कौन कह सकता था कि घंटों तक दर्शकों को अपने घुंघरुओं से बांध रखने वाली दामिनी बर्वे कभी सचमुच ही रंगमंच की दामिनी थी। विदेश में ही उनके किसी नृत्य प्रदर्शन पर मुग्ध होकर पापा उन्हें ब्याह लाए थे। उस वैज्ञानिक के शुष्क हृदय को दामिनी ने बांध कैसे लिया, यह वैदेही के लिए एक आश्चर्यजनक घटना थी। बहुत कम बोलने वाले गंभीर डॉक्टर मनोहर बर्वे का न तब कला से कोई लगाव था, न अब। महत्वाकांक्षिणी दामिनी की तीव्र इच्छा थी कि वैदेही भी उसी की भांति नृत्य प्रवीणा बन ख्याति प्राप्त करे। किंतु डॉक्टर बर्वे ने उससे साफ कह दिया था, देखो दामिनी, मैंने तुम्हें कभी नहीं टोका, पर तुम भी जानती हो कि वैदेही को नाच गाना सीखने में कोई रुचि नहीं है। तुम इसे ज़बरदस्ती यह सब सिखाओ, यह सब मैं नहीं होने दूंगा। वह पढ़ेगी और पढ़ाई में ही मन लगाएगी। यही हुआ था। वैदेही स्वदेश में शिक्षा पूरी करते ही लंदन चली गई। वहाँ स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ में प्राध्यापिका बन प्रचुर ख्याति प्राप्त कर स्वदेश लौटी। डॉक्टर बर्वे की इच्छा थी कि वह स्वदेश में ही उनके पास रहकर नौकरी करे। स्वदेश प्रत्यावर्तन के साथ साथ कुटिल ग्रहों की दृष्टि उसको ऐसे लील लेगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। पिता की आकस्मिक मृत्यु के कुछ ही महीनों बाद माँ को पक्षाघात ने पंगु बना दिया था। उधर विराट संपत्ति की वही एकमात्र उत्तराधिकारिणी थी। कई महीने तो उसे पिता का हिसाब समझने, चुकाने और संभालने में ही लग गए थे। नौकरी से उसने त्याग पत्र दे दिया। क्या करेगी नौकरी करके? कभी कभी उसके जी में आता कि सब कुछ बेच बाच कर मम्मी को लेकर लंदन चली जाए, किंतु मम्मी को देखते उसका साहस चूक जाता। वह क्या अब उठने लायक भी रह गई थी? फिर एक दिन उसने अपना निश्चय ले लिया। जिस शहर से उसके जीवन की मधुरतम स्मृतियां लिपटी थीं, जहां नियति ने उसे स्वर्ग सोपान के शिखर से धक्का देकर धराशायी किया था, वो वहां नहीं रहेगी। रत्नागिरी वाला पापा का विराट फार्म, शैंटी, शहर की कोठी, दामी फर्नीचर,
भारी भारी कालीन गलीचे सब कुछ बेच बाच कर बम्बई चली गई और महानगरी के सीमांत स्थित उस अरण्य में उसने एक छोटे से फ्लैट में अपना बोरिया बिस्तर समेट अपनी नई कोठी की नींव डाली। भारतीय इतिहास की अपनी समग्र अभिज्ञता वैदेही बर्वे ने अपनी उस बुलंद आलमगीर इमारत में साकार कर दी थी। दूर से दिखने पर किसी मटमैली मस्जिद सी लगती उस विचित्र इमारत के अंतरंग कलेवर में वैदेही बर्वे ने भारत भर में घूम घूम कर अनूठे स्थापत्य के नगीने जड़कर रख दिए थे। उस सौध की सहज रेखाओं में कहीं भी बारीक मीनाकारी न होने पर भी बड़े बड़े पत्थरों का सामंजस्य उसे एक दर्शनीय ठोस सजावट में सजा गया था। जाने कितने महीनों तक गयासुद्दीन के मकबरे के नक्शे को वो आंखों आंखों में उतारती रही थी और जब हैदराबाद से विशेष रूप से चौगुने पारिश्रमिक का प्रलोभन देकर लाए गए कारीगरों ने उन भयावह रूप से भारी दीवारों पर सुराहीदार मीनारें स्थापित करने में अपनी अक्षमता प्रकट की, तब वैदेही उन्हें साथ उड़ाकर उस मौलिक इमारत को दिखा लाई थी। बाहर थी राख के रंग के सैंडस्टोन की प्रौढ़ कांति और भीतर की दीवारों में उसने फारस की इनेमल्ड टाइल्स की आभा बिखेर दी थी। दिन रात खड़ी रहकर वह पूरे 4 वर्षों तक उसके निर्माण में लगी रही थी और उसी असमय के खान पान रात्रि जागरण ने उसे अल्सर का तोहफा दे दिया था। दर्शनीय आवास बनकर तैयार हुआ तो गृह प्रवेश के पश्चात डॉक्टर वैदेही कभी पेट भर खाना नहीं खा पाई। केवल दूध, फल और तब यही इसका आहार था। डॉक्टरों ने कहा था अब उसे जीवन भर इसी आहार पर रहना होगा, किंतु उसकी क्षुधा ने उसे कभी परेशान नहीं किया। पर अब उसकी एक दूसरी क्षुधा उग्र हो उठी, अपने अनुपम सौध को एक जगत प्रसिद्ध संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करने की विचित्र क्षुधा। न जाने कहाँ कहाँ से ला लाकर चीजें बटोरती, फिर भी उसकी वह क्षुधा नहीं मिटती। 7वीं शताब्दी की मूर्तियाँ, सौराष्ट्र के प्राचीन दुर्गों के भव्य भग्न द्वार, हड़प्पा की दुर्लभ मुहरें, मिथुन मूर्तियों की सज्जा में संवरे सरौते, दुर्लभ नीली सिरेमिक्स के भग्न पात्र, ऐतिहासिक महत्व के मनकों की मालाएं, कंकड़, खिलौने, नमाजियां। उसके इस कोष को समृद्ध करने वाला भी एक व्यक्ति जुट गया था, जिसने न जाने कहाँ कहाँ से लाकर उस सन की डॉक्टरनी को मुंह मांगे दामों पर चीजें बेचकर स्वयं अपना कोष समृद्ध कर लिया था। वह था चोर बाजार का इब्राहिम। जहाँ कुछ मिलता वह उसे फ़ोन करता, डॉक्टर साहब बेजोड़ मूरत लाया हूँ, ले आऊँ या आप आएंगी? मैं आ रही हूँ। और वह गाड़ी भगाती फौरन चोर बाजार पहुँच जाती। इब्राहिम की उस छोटी सी दुकान में पुरानी चीज़ों को जांचने परखने में उसे बड़ा आनंद आता था। इब्राहिम सच बताओ, किस मंदिर में डाका डाला है इस बार? वह हंसकर पूछती, क्योंकि उसकी अनुभवी पारखी आंखें जान जाती कि उस मूर्ति में वर्षों से धरा में दबे रहने के कोई चिन्ह नहीं थे। किसी मंदिर की स्थापित मूर्ति को पहचानने में भला वह कभी भूल कर सकती थी? फिर कौन नहीं जानता इब्राहिम को? उसके बाप दादा के समय से चले आ रहे मूर्ति तस्करे के पेशे की घूंट तो उसने घुट्टी में पी थी। तौबा तौबा हुजूर, कैसी बातें करती हैं? मैं भला हिंदुओं के मंदिर को नापाक करने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? कसम खाकर कहता हूँ डॉक्टर साहब, इस बार गांव गया, आप तो जानती ही हैं, वहाँ हम लोग फारिग होने दिशा जंगल जाते हैं। खूनी पेचिश हो गई थी मुझे, पेट पकड़कर तड़प रहा था कि देखा पीपल के पेड़ के नीचे यह ठीकरा अध निकला पड़ा है। खोद कर निकाला तो देखा काले पत्थर की यह मूरत है। पर वैदेही समझ गई थी कि हिंदू मंदिर में पैर भले ही न रखे, इब्राहिम की निपुण उंगलियां और कला मर्मज्ञ आंखें किसी भी सुरक्षित देवालय में पहुंच किसी भी दुर्लभ मूर्ति का चयन कर उसे तिड़ी कर सकती थी। मूर्ति तो दूर, चाहने पर वह अनुपम कौशल से मंदिर के जीते जागते पुजारी को भी जेब में डालकर पार कर सकता था। आज उसी इब्राहिम के फोन ने वर्षों दबी जिस मूर्ति को अचानक थमा दिया था, उसे चाहने पर भी क्या वह अपने संग्रहालय में ला सकती थी? सहसा नैराश्य के गहन अंधकार को चीरकर मालिनी मौसी जैसे उसके सम्मुख खड़ी होकर पूछने लगी, क्या हो गया बेबी? तब उसके नन्हे जीवन की कौन सी ऐसी समस्या थी जिसका समाधान उनके पास नहीं था? किंतु वह
जिसे अचानक आ गई आंधी की भांति उसके जीवन में आई थी, वैसे ही त्वरा से विलीन भी हो गई थी। उस बार वह स्कूल की अंतिम परीक्षा देकर घर आई तो हमेशा की तरह मम्मी अपने सांस्कृतिक दल को लेकर विदेश गई हुई थी। नैनी ही उसे लेने के लिए स्टेशन आई थी। उसी ने कहा था, बेबी, आजकल तुम्हारी मम्मी की एक मित्र हमारे यहाँ आई है। उसके पति की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। तुम्हारी मम्मी ही उन्हें जाकर वहाँ से ले आई हैं। कह गई हैं बेबी से कहना उनके पास रहकर जी बहलाती रहे। जब भी वह घर आती पता नहीं मम्मी क्यों एक न एक ऐसे अतिथि को उसकी स्वतंत्रता में खलल डालने अवश्य घर पर छोड़ स्वयं गायब हो जाती। सोचा था इस बार आनंद से अकेली ही छुट्टियां बिताएगी, तो यह टपक पड़ी। वह भी ऐसी डिप्रेस्ड रहती थी, किंतु पहली बार उनसे मिली तो उनकी एक ही झलक उसे मुग्ध कर गई। शांत झील सी बड़ी बड़ी आंखें, बेहद नाजुक देह, सांवले ताम्र वर्णी रंग की सुचिक्कन आभा और स्निग्ध हंसी। अरे, तुम्हें कोई दूर से ही देखकर बता सकता है कि तुम दामिनी की लड़की हो? देखूं? वाह, कद भी माँ का ही पाया है। नैनी, बेबी का पलंग मेरे ही कमरे में लगा देना। फिर एक ही महीने में वो मालिनी से ऐसी घुल मिल गई कि लगता था जन्म से ही उसे जानती है। कैसी सुघड़ भांज में साड़ी पहनती थी मालिनी मौसी, और कैसा जूड़ा बनाती थी। कैसा कुहुक कुहुक कर विराम अर्धविराम लगाती हंसती थी। और कौन सा ऐसा विषय था जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। मम्मी आई तो उन्होंने बताया, जीनियस है मालिनी, ऑक्सफोर्ड के लेडी मार्गरेट हॉल में रही है। न जाने क्या सूझी कि उस पायलट से शादी कर बैठी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक वह मेरी अंतरंग सहेली रही है। सच्चे अर्थ में तेरी मौसी है बिदू। तेरे पापा से मैंने कहा उसके लिए यहीं कोई नौकरी ढूंढ दे। और फिर मालिनी मौसी को नौकरी भी मिल गई। वो बार बार अलग रहने का प्रस्ताव रखती, पर मम्मी उन्हें डपट देती। देख तो रही है मालू, इतनी बड़ी कोठी और रहने वाले हम दो, मैं और विदू के पापा। वो महीने में 15 दिन दौरे पर रहते हैं और मैं भी घर पर कहाँ रह पाती हूँ। बेबी हॉस्टल चली जाएगी, तू रहेगी तो घर के इन हरामखोर नौकरों को भी कोई अंकुश रहेगा। 2 ही वर्षों में मालिनी मौसी ने दामिनी के अव्यवस्थित गृह की बागडोर संभाल ली थी। वैदेही छुट्टियों में घर आती तो देखती घर की पूरी देखभाल मौसी के जिम्मे है। पापा दौरे पर जाते तो वही सूटकेस में कपड़े लगाती, लौटते तो उनकी एक एक चीज़ को वही सहेजती। कभी कभी बड़ी रात तक उनके पेपर टाइप करती, उन्हें फलों का रस निकाल कर देती। उनकी विटामिन की गोलियां चुपचाप लाकर नाश्ते की मेज़ पर धर जाती। यहाँ तक कि किस पैंट के साथ पापा कौन सी शर्ट पहनेंगे यह भी वह जानती थी। उनकी इसी कार्यकुशलता ने उनके और दामिनी के बीच मनोमालिन्य की एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी थी। यह किशोरी वैदेही भी समझ गई। इसी बीच मम्मी की अनुपस्थिति में मौसी की एक दिन नैनी से खटक गई और उन्होंने उसकी छुट्टी कर दी। मम्मी लौटी और जब सुना कि नैनी केरल लौट गई है तो वह पापा पर बुरी तरह बरस पड़ी। नैनी उसकी मायके की पुरानी नौकरानी थी। वैदेही को उसी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। मैं जानती हूँ आपने किसके कहने पर यह किया है। आप जान गए थे कि मेरे लौटने पर नैनी मुझे सब कुछ बता देगी। दामिनी क्रोध से थर थर कांप रही थी। क्या बता देगी? पापा का चेहरा भी तमतमा उठा था। क्या यह भी मुझे बताना पड़ेगा? मम्मी का तीखा स्वर बाहर तक गूंज उठा था। दूसरे ही दिन मालिनी मौसी बिना किसी से मिले तड़के ही सूटकेस लेकर निकल गई थीं। शहर से दूर एक फ्लैट किराए पर लेकर वहां रहने लगी हैं यह भी कोई आकर दामिनी को बता गया, और फिर एक अफवाह ने उसे उद्भ्रांत कर दिया था। डॉक्टर मनोहर बर्वे ने नदी तट पर उसके लिए एक दर्शनी कोठी बनवा दी है और वह स्वयं वहां नियमित रूप से जाते रहते हैं। यह दुसंवाद पाते ही केरल से दामिनी की माँ वहां आ गई थी और उन्होंने जामाता को सारी रात मलयालम में चीख चीख कर अपशब्द कहे थे। अच्छा ही था, न उन्हें अंग्रेजी आती थी न हिंदी। फिर भी भाषा कोई भी क्यों न हो, उसमें प्रशंसा या निंदा की स्वर लिपि उस भाषा से अभिज्ञ लोग भी समझ लेते हैं। घर के नौकर चाकर सब समझ गए कि साहब की सास उनकी कैसी आरती उतार रही हैं।
उसी दिन से डॉक्टर बर्वे घर में रहने पर भी अपने परिवार से एकदम दूर हो गए। अब खाना भी अपने कमरे में खाते और केवल औपचारिक हाँ हूँ कर ऑफिस चले जाते। मालिनी मौसी 2 वर्षों तक अपनी उसी नई कोठी में रहीं। फिर अचानक एक दिन सुना उन्होंने कोठी बेच दी है और नौकरी से त्यागपत्र देकर विदेश चली गई हैं। उधर एक बहुचर्चित वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर बर्वे को प्रचुर ख्याति मिली और अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, और वह एक बार फिर अपनी किसी गहन गवेषणा में डूब पत्नी पुत्री से बहुत दूर चले गए। उसी वर्ष वैदेही ने स्वदेश लौट अपनी नई नौकरी का कार्यभार संभाला था और उसी वर्ष डॉक्टर रॉबर्ट लीन वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर होकर आए थे। भारतीय प्राचीन इतिहास के विशेषज्ञ डॉक्टर लीन की यह पहली भारत यात्रा थी। आते ही भारतीय चटपटे भोजन का अनभ्यस्त उनका विदेशी उदर पहला एक और खाकर विद्रोह कर बैठा। लगभग हैजे के से ही लक्षण देख उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और उदार मेजबान वन वैदेही उन्हें अस्पताल से अपने घर ले आई थी। आप मेरे यहाँ चलें, हमारा बटलर विदेशी खाना बनाने में निपुण है, आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। अत्यंत संकोच और कृतज्ञता में डूबे डॉक्टर लीन वैदेही के पितृगृह में स्वास्थ्य लाभ करने चले आए थे। एक ही सप्ताह में वैदेही की परिचर्या दामिनी और डॉक्टर मनोहर बर्वे के अनुग्रह ने डॉक्टर लीन को स्वस्थ कर दिया। आप लोग न होते तो मेरा न जाने क्या होता, उन्होंने कहा। अब आज्ञा दे, यूनिवर्सिटी ने मेरे खाने पीने का पूरा प्रबंध कर दिया है। नहीं नहीं, आप यहीं रहें, डॉक्टर मनोहर बर्वे ने निष्कपट आग्रह से कहा था। यह अतिथिशाला मैंने अपने विदेशी वैज्ञानिक मित्रों के लिए ही बनवाई है। टॉयलेट से लेकर किचन तक मैंने उनकी सुविधा का पूरा पूरा प्रबंध रखा है। उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं हुआ, आपको भी नहीं होगा। कष्ट कैसा, यह तो महाराजा का पैलेस है। पर नहीं नहीं, आप संकोच न करें, यह तो हमारे लिए और हमारी बेटी के लिए एक सुखद संयोग है। आपका भी विषय प्राचीन इतिहास है और हमारी विदु का भी, किंतु सुदर्शन ग्रीक देवता से युवा इतिहास प्रेमी का विषय कभी उनकी सुंदरी पुत्री के उसी विषय से एकाकार हो किसी अन्य जटिल इतिहास की भी सृष्टि कर सकता है। यह संभावना उस विरक्त वैज्ञानिक के शुष्क दिमाग में कभी नहीं आई। दोनों एक ही कार में यूनिवर्सिटी जाते, बड़ी देर तक साथ बैठकर नोट्स बनाते। उधर दामिनी को अपने नृत्याभ्यास से फुर्सत नहीं मिलती और वैज्ञानिक को अपनी गवेषणा से। एक एक कर 3 महीने बीत गए। प्रोफेसर के जाने के 3 महीने और शेष रहे। अब डॉक्टर लीन घर भर के लिए बॉबी बन गए थे। मेरी बड़ी इच्छा है कि एक बार जाने से पहले सोमनाथ का मंदिर देख आऊं, एक दिन बॉबी ने नाश्ते की मेज पर कहा। तो जाओ ना, चाहे तो मेरी कार ले जा सकते हो। मैं 10 दिन के लिए बैंगलोर जा रहा हूँ। वेरावल वहाँ से 200 मील ही तो है। मैं तुम्हारे ठहरने घूमने का सब प्रबंध करवा दूंगा। वैदेही ने आश्चर्य से पापा को देखा था। वह जब जानेगी कि बॉबी उसे भी साथ ले जाना चाहता है, तब क्या वह उसी उत्साह से अनुमति दे पाएंगे? पापा को वह जानती थी, जितने ही प्रगतिवादी क्यों न हो, जहाँ दामिनी ऐसी बातों में आवश्यकता से अधिक उदार थी, वहीं पापा ने अपने अनुशासन की डोर इधर कुछ और कड़ी कर दी थी। रात को जरा देर तक बैठकर भी वह रॉबर्ट्स के साथ नोट्स बनाती तो पापा स्वयं वहीं पर कुर्सी डाल कोई पुस्तक खोलकर बैठ जाते। वैदेही जान जाती कि पापा पढ़ नहीं रहे हैं, काक दृष्टि से उन्हीं दोनों को देख रहे हैं। कभी कभी उसे बेहद झुंझलाहट होती। छी छी, क्या सोचता होगा बॉबी, हम भारतीयों का ओछा मन क्या इतना संकीर्ण होता है? पर वह यह भी जानती थी कि पापा ऐसे थे नहीं। मालिनी मौसी के अप्रीतिकर प्रसंग के बाद पापा एकदम बदल गए थे। पहले वह इतने अनुदार नहीं थे। शायद स्वयं मनुष्य के अस्तित्व का दौर्बल्य ही उसे अपनी संतान के प्रति ऐसा शंकालु बना देता है। वह सोच ही रही थी कि कैसे पापा को पटाकर बॉबी के साथ अपनी ऐतिहासिक यात्रा की अनुमति मांगे कि विधाता ने स्वयं समस्या का समाधान कर दिया। डॉक्टर बर्वे को जापान विश्वविद्यालय ने वहां भाषण देने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें एकाएक अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर जापान जाना पड़ा। दामिनी से अनुमति लेने की आवश्यकता ही कहाँ थी। और इसी प्रकार प्रारब्ध
उस सांसारिक कुटिलताओं से अनभिज्ञ निष्पाप भोली वैदेही को सोमनाथ की ओर खींच ले गया। रॉबर्ट ने वेरावल का समुद्र देखा तो बौरा गया। सच कहता हूँ विदु, मैंने संसार के समग्र सिंधु देखे हैं, पर ऐसा शांत समुद्र सुंदर तट कभी नहीं देखा। दूर दूर तक विराट दर्पण से जलधि तट पर प्रतिबिंबित हो रही पल पल गिरगिट सा बदलता गुलाबी उदा नीला आकाश, लंगर डाले खड़े जहाज़ों के हवा में लहरा रहे मस्तूल और रस भीनी समुद्री बयार। जब सोमनाथ के ऐतिहासिक देवालय में दोनों पहुंचे तब दिन ढल चुका था। भारी भारी लौ श्रृंखलाओं को पकड़ अंधेरे गुड़ मंडप में पहुंच निरंतर बकर बकर करने वाला रॉबर्ट लीन सहसा अपनी वाचालता खो बैठा। एक मदिर कस्तूरी धूम्र रेखा धीरे धीरे दोनों को लपेट गई। जन शून्य मंदिर में वे दोनों अकेले थे। कैसा अद्भुत सुगंध है न विदु, रॉबर्ट ने कहा। लगता है यहीं कहीं कस्तूरी मृग दल बांधे घूम रहे हैं। आज मेरी वर्षों की इच्छा पूरी हुई है। आवेश में आकर उसने वैदेही का हाथ कसकर पकड़ लिया। गुलाबी चंदेरी साड़ी अचल माथे पर डाले दोनों हाथ जोड़े वैदेही एक टक उस भव्य शिवलिंग को देख रही थी। रॉबर्ट का एक शब्द भी उसके कानों में नहीं पड़ रहा था। बड़े से सुवर्ण दीपदान में जल रहे घृत दीप की कांपती दीप शिखा रह रहकर उसके शांत गौर मुखमंडल पर प्रकाश का घेरा डाल रही थी। सुन रही हो विदु? रॉबर्ट ने उसे हाथ पकड़कर झकझोर दिया। कितना कुछ पढ़ा था इस मंदिर के बारे में कि बिना किसी आधार के यह रहस्यमय शिवलिंग अधर में त्रिशंकु सा लटकता रहता था। न नीचे कोई आधार न ऊपर कोई अवलंब। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद समग्र आत्माएं यहीं एकत्र होती हैं और स्वयं शिव उन्हें उनके कर्मानुसार नई देह देते हैं। नित्य गंगा जल से इन्हें नहलाया जाता था और 10,000 ग्राम उनकी सेवा में सदा तत्पर रहते थे। तब यह काला शिवलिंग जगमगाते हीरा जटित झाड़ फानुसों में कैसा भव्य लगता होगा न विदु। तब इसके पास 200 मन की एक सोने की जंजीर धरी रहती थी। संध्या का प्रौढ़ मालिन्य मदिन मंदिर को धीरे धीरे अंधकार में डुबो रहा था और उसी के साथ साथ वैदेही भी किसी रहस्यमय लोक में डूबती चली जा रही थी। बॉबी का चेहरा सहसा उसके कान से सट गया। सुनहरी लट का स्पर्श पाकर वह थर थर कांप उठी। टू द वर्स्ट हेल विल आई गो, सो बट thy grace be with me, with love's mad longing, and that I might climb there whence there is no return। अर्थात मैं जघन्य नरक में भी जाने को तत्पर हूँ, पर तेरा अनुग्रह मुझ पर बना रहे। अपने प्रेमोन्मत्त चित्त को लेकर मैं उस शिखर पर चढ़ना चाहता हूँ जहाँ से कोई भी वापस नहीं आता। बॉबी फुसफुसा कर उसके कान में मुंह सटाकर मधुर स्वर में आवृत्ति कर रहा था। और तब सचमुच वह क्या उसे हाथ पकड़कर धीरे धीरे उसी लोक में लिए जा रहा था जहाँ से लौटने का प्रश्न ही नहीं उठता था। और फिर उसी क्षण उस उन्मत्त प्रणयी ने उसे बाहों में भर लिया था। कैसा आश्चर्य था कि उस दिन एक भी दर्शनार्थी वहां नहीं आया। कहाँ गया पुजारी? क्यों किसी भक्त ने उस भीम घंटे को घनन घनन कर बजा दोनों को नहीं चौंका दिया? क्या उस कुटिल एकांत में स्वयं नियति का षड्यंत्र निहित था? बड़ी रात हो गई बिदु, चलो अब घर चलें। पर वह चुपचाप पड़ी रही। दोनों पैरों की शून्यता उसे सहसा विह्वल कर उठी। क्या हो गया था उसे? क्यों आंखें नहीं खोल पा रही थी वह? उठो बिदु, शायद कोई आ रहा है। रुको, मैं उठाता हूँ, कहकर रॉबर्ट ने ही उसे टप्प से उठा दिया था। फिर भी उसकी गर्दन किसी घोर नशाग्रस्त शराबी की भांति इधर उधर लुढ़की जा रही थी। शिव की दैवीय उपस्थिति में उसके दुस्साहसी विदेशी प्रेमी ने शिव का जपार्चन न कर उसकी स्तुति की थी। उसे बाहों में भर बार बार चूमा था। इसी से क्या प्रचंड प्रकृष्ट प्रगल्भ परेश अप्रसन्न हो गए थे? तो क्यों नहीं रोक पाई उसे? जिस मंदिर के शिवलिंग को 1 सहस्त्र ब्राह्मण नित्य गंगा जल से अभिसिंचित करते थे,
जिस देवद्वार पर 500 नृत्यांगनाएं नृत्य गान से उन्हें जगाती थीं, जिसे महमूद गजनवी के लोलुप खूनी पंजे से बचाने के लिए 50,000 हिंदुओं ने प्राणों की आहुति दी थी, आज हिंदू होकर भी उस अभागिनी ने उस पवित्र देवस्थली को अपवित्र किया। आधी रात ही बीत गई थी क्या? चोरों की भांति प्रणयी का हाथ पकड़कर वह मंदिर से निकली तो पैर थर थर कांप रहे थे। बॉबी, उसका गला कांप रहा था। मेरा जी न जाने क्यों बहुत घबरा रहा है। रॉबर्ट ने उसे अपने से सटाकर उसका माथा चूम लिया। सिली, उसने कहा और उसकी बड़ी बड़ी काजल से स्निग्ध आंखों में अपनी नीली आंखें डाल दी। नहीं, अभी नहीं लौटेंगे। आज रात भर हम समुद्र तट पर हनीमून मनाएंगे। घर जाते तुम मुझसे फिर दूर हो जाओगी। यह एकांत प्रकृति की उदार मेजबानी क्या घर जाने पर हमें मिल पाएगी? एक क्षण को शंकित होकर वैदेही ने उसकी ओर देखा तो क्या वह उस क्षणिक एकांत के सुअवसर का ही फायदा उठा रहा था? एक प्रश्न उसके जीवाग्र पर आकर उसके संकोची कंठ में ही डूब गया। बॉबी, क्या तुम इस क्षणिक सुखद एकांत को कभी स्थायी नहीं बनाना चाहते? किंतु उसके प्रेमी के चिंता विहीन चित्त को क्या कोई ग्लानि या शोभ की भावना त्रस्त कर रही थी? वो तो हृदय का उल्लास जैसे रोक ही नहीं पा रहा था। सीटी बजाता वह उसे बार बार अपने शरीर से सटाता, कभी चलते चलते अपने तृप्त अधर उसके माथे पर रख दे रहा था, कभी नत ग्रीवा पर। चलते चलते वैदेही को एक अति प्राकृत अनुभव हुआ। साथ चल रहे प्रेमी का उल्लास शत शत विद्युत तरंगे बन उसके शरीर में प्रविष्ट हो रहा था। रात जितनी गहरी लग रही थी उतनी शायद थी नहीं। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। सहसा नक्षत्र खचित व्योम से कहीं उल्कापात हुआ। उसे लगा आसपास खड़े वृक्ष, झाड़ी झुरमुट, पथ पंगडंडियां सब एक एक कर तीव्रता से भागते अदृश्य होते जा रहे हैं, जैसे वह हवा के वेग से भागती किसी रेलगाड़ी में बैठी है और किसी महाशून्य के गर्त में वह रेलगाड़ी उन दोनों के लिए डूबती जा रही है। अपने को इतना असहाय, इतना नगण्य उसने कभी अनुभव नहीं किया था। उसे लगा कि वह अपना संपूर्ण अस्तित्व खो बैठी है। मंदिर देखकर चौथे दिन लौटने वाली वैदेही जब पूरे हफ्ते भर बाद लौटी तब रॉबर्ट मार्ग में ही उतर गया था। वह अकेली ही ड्राइव कर घर आई थी। क्या मेरे साथ नहीं चलोगे बॉबी? उसने पूछा भी था, यद्यपि वो जान गई थी कि वह डैडी के भय से ही उनके घर नहीं जा रहा है। नहीं, कुछ सकपकाकर रॉबर्ट ने कहा था, देख तो रही हो क्या हालत हो गई है कपड़ों की। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे गृह के दामी गलीचे कालीन इस धूल से गंदे हों। नहा धोकर आऊँगा। आज की बुद्धि होती तो वह उसी दिन सचेत हो जाती कि जो कायर प्रेमी उसके पिता के क्रोध के भय से उसे अकेले ही घर भेज स्वयं आधे रास्ते में ही गाड़ी रोककर उतर गया था, वो उसके जीवन के किसी भी मोड़ पर उसे ऐसे ही अकेली छोड़कर उतर सकता था। किंतु उस उद्दाम और विवेकी यौवन में तब क्या आज के प्रौढ़ नारित्व का विवेक कभी हो सकता था? घर पहुंची तो वही हुआ जिसका उसे डर था। पापा दौरे से लौट चुके थे और मम्मी फिर अपने किसी सांस्कृतिक दल को लेकर विदेश चली गई थीं। वह पापा से मिलने गई तो अपनी स्टडी में बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। हेलो पापा, उसने बड़े उत्साह से कहा, पर जलते तप्त तवे पर जैसे उसकी उक्ति जल बिंदु सी छनक कर सहसा विलीन हो गई। डॉक्टर मनोहर बर्वे ने एक बार आंखें उठाकर देखा और उनकी वह अग्निगर्भा दृष्टि पुत्री को वहीं पर भस्म कर गई। न उन्होंने कुछ पूछा, न कोई कैफियत ही मांगी। सिर झुकाकर फिर लिखने लगे। विदु समझ गई कि पापा उससे बेहद नाराज है। रात को खाने की मेज पर भी वह उससे एक शब्द नहीं बोले। वह भी चुप रही। मन ही मन उसे बॉबी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वह होता तो पापा शिष्टतावश अपनी इस मनहूस चुप्पी से उसे ऐसे तो न सहमाते। इस अवांछित मौन ने तो वह उसे नौकरों के सामने भी 100 जूते ही मार लेते, तब भी वह दंड इस कठिन दंड से हल्का ही होता। बीच बीच में खाते खाते पापा उसे ऐसी तीक्ष्ण दृष्टि से देख रहे थे कि वह पसीना पसीना होती जा रही थी। उसे लग रहा था उसके भीतर
उसके प्रणय प्रसंग की पूरी फिल्म को ही बाहर निकाल पापा अपनी आंखों में छिपे किसी अदृश्य प्रोजेक्टर से देखते चले आ रहे हैं। रात भर वह सो नहीं पाई थी। सुबह उठते ही नहा धोकर वो चुपचाप घर से निकली तो डॉक्टर बर्वे सो रहे थे। वह आज दृढ़ संकल्प करके ही निकली थी कि बॉबी को अपने साथ लेकर ही लौटेगी। बाहर ही बॉबी का छोकरा बहरा लक्ष्मण मिल गया। साहब तो अभी सो रहा है, जगा दूं? नहीं, मैं थोड़ी देर में आऊंगी, जग जाए तो बता देना मैं आई थी। घंटे भर तक वह लाइब्रेरी के बरामदे में ही बेंच पर बैठी रही थी। इतनी सुबह लाइब्रेरी खुलती ही कहाँ थी। लौटी तो बॉबी का द्वार बंद था और कहीं कोई नहीं था। ऐसे ही निर्जन परिवेश की उसे कामना थी। उसने एक बार घंटी बजाई, दूसरी बार, फिर तीसरी बार उसने झुंझलाकर जोर से मुंदे कपाट भड़बड़ाए तो भीतर से अलस स्वर आया। कौन? मैं हूँ बिदु, द्वार खोलो। द्वार खुला और नींद से अलसाई आंखों को मलता बॉबी आश्चर्य से उसकी ओर देखता रहा, फिर हाथ पकड़कर भीतर खींच ले गया। आज भी वैदेही के हृदय में उसकी वह कंदर्प सी छवि किसी धुंधले पड़ गए चित्र सी उसी अंदाज में संचित थी। दामिनी ने ही उसे केसरिया बनारसी रेशम का ढीला कुर्ता सिलवा कर उसके जन्मदिन पर दिया था। उत्कल की चटक लुंगी से निकले उसके लक्का कबूतर से उजले दोनों पैर जैसे दमक रहे थे। नीली आंखों में सहसा फिर वही प्रणयोन्माद छलक उठा। बड़े अधिकार से वैदेही को अपने पलंग पर लिटा और बड़े लाड़ से उसके क्लांत चेहरे पर झुक गया। इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई? जानती हो, अभी अभी मैं तुम्हें ही सपने में देख रहा था। तुम्हारी उसी गुलाबी साड़ी का आंचल मेरी मुट्ठी में था। ओ डार्लिंग, माय लव। बस करो बॉबी। वह एक रूखे झटके से अपनी को बॉबी के आलिंगन से विलक कर कुर्सी पर बैठ गई। रात भर जगी थी। आंखों के नीचे रात्रि जागरण के स्पष्ट हस्ताक्षर स्याह घेरे बनकर उभर आए थे। जानते हो, पापा बेहद नाराज हैं, मुझसे एक शब्द भी नहीं बोले। बॉबी, कल तुम्हें मेरे साथ उनके पास जाना चाहिए था। आखिर तुम ही तो मुझे अपने साथ ले गए थे। तो क्या मैं तुम्हें उनके पास सही सलामत पहुंचा नहीं दिया? वो बड़ी दुष्टता से मुस्कुराया और फिर उछलकर उसे बाहों में भर पलंग पर खींच लाया। देखो बॉबी, मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मेरा पापा से कहना ठीक नहीं होगा, तुम्हें ही कहना होगा। क्या कहना होगा? पतली सी नासिका में दुष्टता की अनेक सुघड़ सलवटें पड़ गईं कि तुम मुझसे विवाह करोगे। वैदेही के स्वर की दृढ़ता को बॉबी ने एक बार फिर अपनी आनंदी चुटकी से उड़ाने की चेष्टा की। ओह, देखता हूँ तुम्हारे इस विचित्र देश के नियम भी विचित्र हैं। हमारे यहाँ विवाह का प्रस्ताव पुरुष रखता है, स्त्री नहीं, पर तुमने तो स्वयं ही प्रस्ताव रख दिया। चलो, मेरा कुछ काम तो कम कर दिया। एक पल को स्तब्ध रह गई थी वैदेही। उसे आश्चर्य से देखती ही रह गई थी। आखिर यह कहना क्या चाह रहा था? क्या उसकी दृष्टि में वो स्वयं निर्लज्ज स्वयं दूती मात्र थी? फिर वैदेही का फक पड़ गया रक्तहीन चेहरा देख उसके चतुर प्रेमी ने स्वयं अपने को संभाल लिया था। मैं तुम्हारे पापा से अवश्य कहूँगा स्वीटहार्ट, पर इतना अधैर्य क्यों हो रहा है तुम्हें? जरा मूड ठीक होने दो, मौका देखकर ही कहना ठीक रहेगा। नहीं, उनके मूड के लिए रुकोगे तो तुम्हें जीवन भर रुकना होगा। पापा के मूड को तुमसे ज़्यादा मैं पहचानती हूँ। फिर हमारे बीच जो कुछ हो गया है उसके बाद जितनी जल्दी हो हमें विवाह कर लेना चाहिए। क्यों, क्या हो गया हमारे बीच? एक बार फिर प्रणयोन्मत्त नीली आंखों में परिहास की असंख्य किरणें कौंध गईं। बड़े दुलार से उसने वैदेही के मोहक उभार पर कांपती पृथुल वेड़ी को हाथ में लेकर चूम लिया। कितनी रातों से वैदेही सो नहीं पाई थी और आज उसी उद्भ्रांत दिशाहारा उद्वेलित हृदय को लेकर कितनी आशा से उसके पास आई थी। और एक वह था कि उसे आनंदी चुटकियों में उड़ा रहा था। क्या वह परिस्थिति के विषम गांधीर्य को ग्रहण ही नहीं करना चाहता था? क्या वह उसके देह मन को लेकर महज खिलवाड़ ही करता रहा है? एक झटके से अपनी वेड़ी उससे छुड़ाकर और धैर्य से खींचती तीर सी बाहर निकल गई। आंसुओं से अंधी आंखों को पोंछने का भी उसने प्रयास नहीं किया।
वह तो उसका भाग्य अच्छा था कि किसी ने उसे देखा नहीं, नहीं तो लोग क्या कहते। सारे शहर में खबर फैल जाती कि बड़ी सुबह डॉक्टर वैदेही बर्वे विदेशी प्रोफेसर के कमरे से रोती हुई भागी जा रही थी। काश वह उस दिन ऐसी मूर्खा न बनी होती। दिन भर वह घर से बाहर नहीं निकली, न यूनिवर्सिटी ही गई, न लाइब्रेरी। कमरे की ही खिड़की से उसने देखा पापा का सूटकेस नौकर कार में रख रहा है। तब क्या यह जानकर भी कि वह घर में अकेली है, पापा ने उससे यह कहना भी उचित नहीं समझा कि वह दौरे पर जा रहे हैं? ऐसा क्या आज तक कभी हुआ था? अनकहे उपालंब के अभिमान से उसकी आंखें छलक उठीं। अंधेरे कमरे में वो बिना बत्ती जलाए ही पड़ी रही। बीच बीच में द्वार हवा के वेग से जोर से मुंदे जा रहे थे और कर्कश पटापट बुरी लगने पर भी उसमें इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि वह उठकर उन्हें अटका दे। सहसा वह उसके सम्मुख खड़ा हो गया था। विदु, वह लड़खड़ा कर उठी। उससे पहले कि वह लपक कर बत्ती जलाती, वह स्वयं बत्ती जलाकर कुर्सी पर बैठ गया। ऐसे अंधेरे में क्यों पड़ी हो? कुछ उत्तर न पाकर उसने जेब से सिगरेट केस निकाला, सिगरेट सुलगाकर होठों में अटका, अपने मोहक बंकिम स्मिथ से मानिनी प्रिया को बींध कर बोला, इतनी नाराज हो स्वीट हार्ट, लेट अस बी फ्रेंड्स। अपना रक्तिम गौर करपुट उसने बड़े औदार्य से उसकी ओर बढ़ाया। देखो ना, मैं तो तुम्हारे पापा से ही मिलने आया था, पर पता लगा वह आज ही बेंगलुरु चले गए हैं। अब बताओ भला इसमें मेरा क्या दोष? माफ कर दिया ना? उस देवदूत सी निष्कपट हंसी को भला कौन माफ नहीं करता। कभी नल का सौंदर्य वर्णन पढ़ उसे दामिनी ने कहा था, कैसी हास्यास्पद कल्पना रहती इन संस्कृत कवियों की। जरा सुनो तो मम्मी। न का निशि स्वप्न गतम दर्शतम जगात गोत्र स्खलिते च का नतम। कामदेव के समान सुंदर नल का सपना कौन सी ऐसी स्त्री थी जो नहीं देखती थी और धोखे से नल का नाम नहीं लेती थी? ऐसी अतिशयोक्ति क्या कभी विश्वसनीय लग सकती है? किंतु रॉबर्ट को देखकर उसे लगता था कि नल की हंसी भी ऐसी मोहक रही होगी। जहाँ बॉबी हंसकर उसे बाहों में भरता, वह आंखें मूंद उसके साथ साथ किसी गहन उदधि की अतल जलराशि में डुबकियां लगाने बड़ी निर्भीकता से अपना अस्तित्व खो बैठती। प्रेम उदधि की उन उत्तुंग तरंगों में न किसी प्रकार का भय ही शेष रहता, न विदेशी प्रेमी के प्रति अविश्वास। पापा की अनुपस्थिति के उन 10 दिनों में फिर उसका प्रणयी किसी परी कथा का सा राजपुत्र बन अपने हवाई प्रणयाश्व पर उसे बिठा जिस निस्सीम गगन के शून्य में विलीन हो गया था, वहां न विवेक था, न लज्जा, न समाज का भय। घर के नौकर चाकर विभाग के सहकर्मी उसे घूर घूर कर देखने लगे थे। अपनी पीठ पीछे चल रही मात्सर्यपूर्ण फुसफुसाहट को वह स्पष्ट सुन पा रही थी। पर अब उसको किसका भय था और किसकी चिंता? पापा के आते ही तो वह स्वयंवरा बन स्वयं इस कंदर्प के गले में वरमाला डाल देगी। सहसा बिना किसी सूचना के ही पापा आ गए थे। निर्लज्ज दुस्साहसी प्रेमी की बाहों में वह अपने कमरे में अचेत पड़ी सो रही थी। वह नित्य आधी रात को जंगली बिल्ले की भांति मखमली पंजे रखता पिछवाड़े के द्वार से आता और पाँव फटते ही खिड़की से कूदकर हवा हो जाता। बरसाती में खड़ी कार को देखकर भी अनदेखा कर वह खिड़की से कूदा ही था कि देखा डॉक्टर बर्वे अपनी खिड़की पर खड़े उसे एकटक देख रहे हैं। पर बॉबी का चमड़ा भी तो गेंडे का चमड़ा था, और कोई होता तो वहीं थरथराने लगता। पर उस बेहया ने वहीं हाथ हिलाकर गृहस्वामी की अभ्यर्थना की और सीना तान कर ऐसे झूमता निकल गया जैसे घर का दामाद हो। नींद में बेहोश पड़ी वैदेही को कुछ भी पता नहीं था। सुबह उठी तो वीर सिंह चाय की ट्रे ले आया। वर्षों पुराना नौकर था, इसी गृह में उसकी जवानी बीत गई थी। पिता पुत्री के बीच का वैमनस्य वह जान रहा था। इधर साहब की अनुपस्थिति में हो रहे बेबी के अमर्यादाशील आचरण को भी बराबर देख रहा था। बेबी, उसने गंभीर स्वर में कहा, साहब आ गए हैं। कब आए पापा? हड़बड़ा कर उठ बैठी। बहुत सुबह, यही कोई 4 बजे होंगे। फिर उसने तीक्ष्ण दृष्टि से उसे देखा। वह अनकही दृष्टि उसे सब कुछ कह गई।
अर्थात पापा आ गए थे और शायद उन्होंने रॉबर्ट को खिड़की से कूदते देख लिया था। ठीक 4 बजे का ही तो घड़ी में अलार्म लगाकर वह नित्य यहाँ से तिड़ी हो जाता था, जिससे अंधेरे में उसे कोई देख नहीं सके। क्या पता गेट पर ही दोनों की मुठभेड़ हो गई हो। जैसे भी हो, उसे बताना होगा कि पापा आ गए हैं। पापा कुछ कहें इससे पहले ही उन्हें अपने निश्चय से अवगत कराना होगा। बॉबी के द्वार पर लटका ताला उसे दूर से ही दिख गया और उसका हृदय किसी वया संधि पर खड़ी किशोरी के ही दुर्बल हृदय से कांप उठा। यह क्या, इतनी सुबह वो कहाँ जा सकता था? वो तो सुबह 9 बजे से पहले कभी जागता ही नहीं था। एक भयावह संभावना से उसके पैर थरथराने लगे। कहीं पापा ने तो कुछ नहीं कर दिया। पापा को वह जानती थी, क्रोध आने पर वो कुछ भी करवा सकते थे। वह आगे बढ़ ही नहीं पाई। उसी क्षण लक्ष्मण सिंह भागता उसके पास आकर खड़ा हो गया। साहब तो गया, मिस साहब कहाँ गया? उसने कांपते स्वर को संयत करने की चेष्टा की। कल रात को खबर आया, साहब का छोकरा बहुत बीमार है, उसके लिए वह चिट्ठी दे गया है। कह गया लक्ष्मण, ये चिट्ठी मिस साहब को देना, कहना साहब बहुत माफ़ी मांगा है, बोला हमारा सलाम बोल देना। सलाम? उसके और बॉबी के बीच अब क्या केवल एक सलाम का ही रिश्ता रह गया था? चिट्ठी लेकर वह बिना कुछ कहे तेजी से निकल गई। लिफाफा हाथ में लिए वह कहाँ जा रही थी उसे स्वयं पता नहीं था। फिर एकाएक उसके दोनों पैर उस निर्जन कुंज की ओर बढ़ गए जिसका नाम कभी दोनों ने धरा था मधु कुंज। चारों ओर अश्वत्थ नीम के घने वृक्ष, उनके बीच धरी पत्थर की बेंच जिस पर बैठ उन प्रणय विभोर प्रेमियों ने न जाने कितने विवेकहीन अलस द्विपहर प्रौढ़ घनी संध्या में डूबकर विलीन किए थे। यहीं 2 दिन पहले बॉबी ने उसे अपना प्रिय गाना सुनाया था। तो थई एना प्रेम या घेली, बांस लड़ी बाजी रे, अर्थात मैं उसके प्रेम में पागल हो गई हूँ। बंशी फिर बज गई। आसपास अभी भी उसके निरंतर धूम्रपान के स्मृति चिन्ह, सिगरेट के शत विक्षत नन्हे नन्हे टुकड़े पड़े थे। उसने लिफाफा खोला। बेदू, मेरे पास आज कहने को कुछ नहीं है। इतना तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि पराजित होकर कायर बनकर नहीं भाग रहा हूँ। भगा रहा है स्वयं विधाता, मेरा प्रारब्ध। सोचा था कल तुमसे सब कह दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे चटपट विवाह नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी विवशता क्या है? तुम्हारा उदार निष्कपट मन सब कुछ सुनकर निश्चय ही मुझे क्षमा कर देता, किंतु आज मैं अपराधी बन जिस कटघरे में खड़ा हूँ, वहाँ से कुछ भी कहूँगा तो न तुम मुझे क्षमा कर पाओगी, न न्यायप्रिय विधाता ही। कल रात ही फिलिस का फोन आया। मेरा एकमात्र पुत्र टिकी सख्त बीमार है, उसे ल्यूकेमिया हो गया है। फिलिस मेरी पत्नी है। यहीं पर एक अविश्वसनीय सत्य और जोड़ दूं, न जाने संसार के किसी अन्य पुरुष को भी इस सत्य ने डसा है या नहीं, किंतु मैं तुमसे एकदम सच कहता हूँ विदु, पुरुष कभी कभी 2 नारियों से भी समान रूप से प्रेम कर सकता है। तुम आज मुझे जितनी प्रिय हो उठी हो, उतनी ही प्रिय मुझे फिलिस भी है। हम दोनों बचपन से ही सहपाठी रहे हैं। 8 वर्षों के वैवाहिक जीवन में हम में कभी कोई खटपट नहीं हुई। ऐसी बात नहीं, एक बार तो वो मेरे बेटे का हाथ पकड़कर अपनी माँ के पास चली गई थी और पूरे 3 महीने वहीं रही। मैंने उस पर हाथ भी उठाया है। उसका असहिष्णु स्वभाव, अत्यधिक श्रृंगार प्रियता, पुरुषों की मजलिस के प्रति लगाव मैं कभी ग्रहण नहीं कर पाया, किंतु मैं जानता हूँ कि मुझे बेहद प्यार करती है। फिर भी मैंने अपना निश्चय ले लिया था, क्योंकि एक फैसला तो मुझे करना ही था। 2 नारियों को मैं कब तक ऐसे छल सकता था? मैंने सोचा था कि फिलिस को सब कुछ लिखकर बता दूंगा और तलाक की याचना करूंगा। मैं तुम्हें रक्षिता बनाकर कभी नहीं रख सकता, या मैं तुम्हारे आत्माभिमानी स्वभाव को परखते ही जान चुका था। किंतु फिलिस को भी किस दोष को लेकर मैं तलाक मांगूं? और फिर हमारा बेटा, वो तो मिलने पर मुझे एक पल भी नहीं छोड़ सकता। रात रात भर के तर्क वितर्क के बाद मैं अपना निर्णय ले चुका था। अपने अंतर की तुला पर मैं कई बार तुम दोनों को रखकर तौल चुका था। बार बार तुम्हारा ही पलड़ा भारी निकल रहा था। मैं उसे पत्र लिखने बैठा ही था कि उसका फोन आ गया।
मेरा कर्तव्य बोध मुझे धिक्कार उठा। छी छी, तेरा बेटा मृत्यु शैया पर है। फिलिस अकेली एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भाग रही है और तू यहाँ प्रेमोदधि में रस की निर्लज्ज डुबकियां लगा रहा है। तुमसे यह सब कहकर मेरा चित्त फूल सा हल्का हो गया है। जानता हूँ मेरे इस अपराध को संसार की कोई भी नारी क्षमा नहीं कर सकती। मुझ जैसे प्रवंचक को तो उस जघन्य अपराधी की भांति तत्काल प्राण दंड दिया जाना चाहिए, जिसे अदालत जमानत भी नहीं बख्शती। विदु, तुम्हारे देश के आईन कानून के क्या नियम है मैं नहीं जानता, किंतु हमारे देश का हत्यारा भी अपना जघन्य अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसके दंड को न्यायालय स्वयं कम कर देता है। रॉबर्ट फास्ट हम दोनों का ही प्रिय कवि है। उस रात गरजते समुद्र तट पर बैठकर तुमने कितनी बार ये पंक्तियां मुझसे सुनी थीं। तब हम क्या जानते थे कि उस दिन हमारे ही जीवन की भविष्यवाणी यह हमें सचेत कर रही है। आज उन्हीं पंक्तियों के साथ तुमसे विदा ले रहा हूँ स्वीट हार्ट। तुम्हारे नवजात शिशु के से दूधिया कपोलों पर मेरे शत शत चुंबन। यह क्या हो गया अचानक? क्यों की उसने इतनी बड़ी प्रवंचना? क्यों आज तक नहीं बताया? किंतु दोष क्या केवल बॉबी का था? उसके चरित्र का स्फटिक पात्र क्या केवल बॉबी के ही हाथों से गिरकर चूर चूर हुआ था? एक अनजान विदेशी प्रवासी को उसने अपना सर्वस्व अर्पित करने से पहले क्या एक बार भी नहीं सोचा कि इस विवेकहीन प्रणय यात्रा का अंत क्या होगा? दिन डूबे वह घर लौटी और धूल भरे कपड़ों में ही पलंग पर विच्छिन्न लतासी जा गिरी। सारी रात उसे नींद आई कहाँ थी? सुबह उठी तो अंग अंग टूट रहा था। उसे कमरे में ही पड़ी देख पापा एक बार भी उसके कमरे में नहीं आए। वीर सिंह ने ही बाद में बतलाया कि साहब फिर दौरे पर चले गए हैं। अपनी उस जन शून्य प्रसादोपम कोठी में वह सारी रात विक्षिप्त सी एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमती रही थी। लगता था वह पागल हो जाएगी। भ्रमण प्रिया विलासिनी जननी के प्रति उसका विदग्ध हृदय रह रहकर तीव्र विद्रोह कर उठा था। क्या आज उसके इस दुर्भाग्य के लिए उसकी जननी ही उत्तरदायिनी नहीं थी? पापा तो वैसे ही घर पर कम रहते थे। दामिनी ने उसे ऐसी क्यों उदार विवेक की छूट दे दी? और यह जानकर भी कि पापा लंबे दौरे पर गए हैं, वो उसे बॉबी के साथ अकेली छोड़कर क्यों चली गई थी? जब दामिनी के आने की सूचना आई तब डॉक्टर मनोहर बर्वे घर पर ही थे। पापा के न रहने पर हमेशा वैदेही ही माँ को लेने एयरपोर्ट जाया करती थी, पर उसने ड्राइवर से कह दिया कि वो मेम साहब को ले आए, वो लेने नहीं जाएगी। आज तक उसने जननी की ऐसी अवहेलना कभी नहीं की थी। जब कभी दामिनी विदेश यात्रा से लौटती वो उसे लेने जाती और घर पहुंचते उसका सूटकेस खोलकर धर देती। क्या कहलाई हो मम्मी मेरे लिए? किंतु आज न वैसा कुतूहल ही रह गया था, न मम्मी की आगमनी का वह उल्लास। दामिनी की कार का शब्द सुनकर भी वह अपने कमरे में ही पड़ी रही। हाथ में पुस्तक थी, किंतु ध्यान क्या अक्षरों पर था। चिंतातुरा दामिनी ही हाँफती भागती उसके कमरे में तीर से धंस गई थी। यह क्या बेबी, यहाँ क्या कर रही है? मुझे लेने क्यों नहीं आई? वैदेही ने अपनी झील से शांत आंखें माँ की ओर उठाई, कुछ भी नहीं बोली। कुछ बोलती क्यों नहीं? कैसी भगत बना रखी है? दामिनी ने लपक कर उसके दोनों कंधे थाम लिए। कैसी हो गई थी लड़की? लगता था दिनों से बालों को नहीं संवारा है। और साड़ी, क्या कभी ऐसी तुड़ी मुड़ी साड़ी में उसने आज तक वैदेही को देखा था? कलफ जरा भी हल्की होती तो धोबी को चीर कर धर देती। कुछ भी तो नहीं हुआ मम्मी, नहाई नहीं हूँ, आलस आ गया था, सिर भी दुख रहा था, इसी से एयरपोर्ट नहीं आई। पर यह चेहरा एकदम नाक की हड्डी निकल आई है, आईना नहीं देखा क्या? ओह कमान मम्मी, कुछ भी तो नहीं हुआ, एक दिन भीग गई थी, फ्लू हो गया था, अभी भी ठीक से नहीं। तेरे पापा कहाँ गए इस बार? मुझे पता नहीं मम्मी, पापा अब मुझसे बात नहीं करते। वह आंखें उठाकर माँ की ओर देख नहीं पा रही थी। बात नहीं करते? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है आज तू? दामिनी को लग रहा था कि उसकी एक ही महीने की अनुपस्थिति में पूरा घर ही उलट पुलट गया है। उसके आने की सूचना पाकर भी पति लंबे दौरे पर निकल गए हैं। पुत्री कंधे पर हाथ धरते ही बिदक रही है। चल देखेगी नहीं मैं क्या लाई हूं तेरे लिए?
एक प्रकार से पुत्री को खींचकर ही अपने कमरे में ले आई थी। कितनी शेड की लिपस्टिक, असली मोतियों की फुलझड़ी, विचित्र प्रकार के प्रवालों की माला, चीनी रेशम की साड़ियां। किंतु एक उदासीन दृष्टि फेर कर वैदेही उठने लगी। थैंक्स मम्मी, उसने हंसने का प्रयास किया। बैठ जा, कहाँ जा रही है? दामिनी ने फिर उसे हाथ पकड़कर बिठा दिया। और देख बॉबी के लिए क्या लाई हूँ। दामिनी ने एक सुंदर नीले मखमली केस को खट से खोला और उसकी ओर बढ़ा दिया। नीले आवरण में 2 मोती के बटन टप टप कर दमक उठे। उसके लिए अब कुछ तुम्हें लाना नहीं होगा मम्मी। क्यों, क्या बॉबी चला गया? उसका काम तो अगस्त में पूरा होने वाला था। कब गया? उसके बेटे को ल्यूकेमिया हो गया मम्मी, उसे जाना पड़ा। क्या? कैसा बेटा? क्या वो विवाहित था? कैसी बचकानी बातें करती हूँ मम्मी। विवाहित न होता तो बेटा कहाँ से होता? उसने हंसकर कहा। उसका यही कथन क्या देखते ही देखते उसकी जननी की आंखों के सामने व्यर्थ नहीं हो गया था? माँ को भी विधाता ने कैसी अद्भुत घ्राण शक्ति दी है। एक पल में दामिनी की तीक्ष्ण दृष्टि पुत्री की करुण हंसी को बींधती उसके आहत मर्मस्थल तक पहुंच गई और बिना कुछ पूछे ही सब समझ गई। बॉबी के प्रति पुत्री के उत्कट लगाव से वह अनभिज्ञ नहीं थी। लड़का उसे बेहद पसंद था। ऐसा सुदर्शन सजीला जमाता मिले तो उसे क्या आपत्ति हो सकती थी। बॉबी अपने वैभव की, अपने बैरन पिता की, अपने कासल की कई बार चर्चा कर चुका था। फिर वैदेही का लालन पालन भी उदार वातावरण में हुआ था। स्वयं दामिनी के पति के एक चाचा ने एक जर्मन महिला से विवाह किया था। उसकी एक ममिया सास हंगेरियन थी। ऐसे विवाहों का तो उनके यहाँ परिवार में चलन था ही, फिर किसी को क्या आपत्ति हो सकती थी। यद्यपि पति के संस्कारशील स्वभाव से वह परिचित थी। उन्हें पहले उसका भी नाचना गाना इधर उधर पसंद नहीं था, किंतु दामिनी का दृढ़ विश्वास था कि पति द्वारा किसी भी प्रस्ताव का अनुमोदन न होने पर भी यदि पत्नी साहस कर अपने उस प्रस्ताव को स्वयं सार्थक कर लेती है तो धीरे धीरे पति भी उसे स्वीकार कर ही लेता है। जिसके हाथ में सत्ता हो उसमें किसी भी प्रस्ताव की स्वीकृति देने में हाँ से अधिक ना कहने की प्रवृत्ति अधिक रहती है। उसे जब कभी किसी सांस्कृतिक दल का अगुवा बनकर विदेश जाना होता वह पति को सूचित मात्र करती थी, अनुमति लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं समझती थी। इसी से अब तक उसके और डॉक्टर बर्वे के बीच पति पत्नी का एक औपचारिक रिश्ता मात्र रह गया था। वह घर आती तो डॉक्टर बर्वे दौरे पर गए होते और घर पर होते तो दामिनी विदेश के किसी रंगमंच को धन्य कर रही होती। दामिनी जानती थी कि भले ही पुत्री स्वयं बॉबी की क्रमशः प्रगाढ़ हो रही मैत्री को पत्नी का प्रश्रय देना डॉक्टर बर्वे को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह यह भी जानती थी कि यदि दोनों विवाह सूत्र में बंध गए तो फिर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। यही नहीं, वह तो अपनी भावी उजली नीली आंखों वाली सुदर्शन पीढ़ी के सुनहरे सपने भी देखने लगी थी। किंतु सहसा जैसे किसी अप्रत्याशित भूकंपी धक्के ने उसके सारे सपनों को चूर चूर कर दिया। उसे अपनी चिंता नहीं थी, चिंता थी पुत्री की। उसे क्या वह नहीं जानती थी? कितनी ही साहसी क्यों न हो, एक बार प्रणय देहरी पर ठोकर खाकर वह अब भूल कर भी उस पर दोबारा पाँव नहीं रखेगी। और फिर उसके पापा के लौटने पर दामिनी उनसे क्या कहेगी? यह पिता के सामने पुत्री की ही नहीं, पति के सामने पत्नी की भी उतनी ही लज्जाजनक पराजय थी। कितने नामों की अवहेलना कर उसके गुरु ने उसकी पुत्री का नाम धरा था वैदेही। तब यह क्या जानती थी कि एक दिन सचमुच ही वह इस नाम को सार्थक करेगी? अभागिनी के भाग्य में क्या वैदेही के ही अरण्यवास की यह दुस्सह वेदना लिखी थी? इधर वैदेही को न कपड़ों से लगाव रह गया था, न पढ़ने लिखने से। जब देखो तब कमरे में ही पड़ी शून्य दृष्टि से छत को देखती रहती। पति के प्रत्यावर्तन के लिए दामिनी अचानक छटपटाने लगी थी। वो क्या सचमुच ही लौटने में विलंब कर रहे थे? एक दिन दोनों माँ बेटी खाने की मेज पर बैठी थीं। उस दिन दामिनी वैदेही के लिए उसका प्रिय चिखाना प्रॉन बनवा रही थी। वीर सिंह, बेबी को बहुत पसंद है, ज़रा बढ़िया सा बना देना। वह भून रहा था कि वैदेही
सहसा नाक पर साड़ी का आंचल रख कर उठ गई। छी छी, कैसी बदबू आ रही मम्मी, क्या बना रहा है वीर सिंह, हमसे नहीं खाया जाएगा यह सब। और वह उठकर अपने कमरे में चली गई थी। सिर से पैर तक कांप उठी थी दामिनी। ठीक 22 वर्ष पूर्व उसकी सास यही प्राण भून रही थी, और वह भी नाक पर आंचल धर सीधे चौके में घुसकर सास के सम्मुख खड़ी हो गई थी। क्या बना रही हो आई, कैसी दुर्गंध आ रही है। सास ने अचकचा कर उसे देखा और फिर उनकी सौम्य मुखाकृति का आश्चर्य उत्फुल्ल रेखाओं में निखर गया था। हंसकर उन्होंने अपने दोनों हाथ उसके सिर पर रख दिए थे और फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर कहा था, कब से रुकी थी यही सुनने को। धन्य हो विठ्ठला, तूने मेरी लाज रख ली। तू दिन रात नाचती रहती थी ना बहू, इसी से मुझे डर था, कहीं तू नाचती ही रही तो क्या होगा, क्या मेरी वंश बेली सूख जाएगी। ठीक ही तो कहा था उन्होंने। विवाह के 5 वर्षों तक उसने स्वेच्छा से ही मातृत्व को विफल कर दिया था। इस घटना के ठीक 7वें महीने वैदेही का जन्म हुआ। जिस गर्भस्थ पुत्री ने मछली की दुर्गंध के प्रति पृथ्वी पर आने से पूर्व ही विद्रोह किया था, वही पुत्री आज पुनः वही क्षण दोहरा रही थी। किंतु आज क्या वह अपनी धर्म भीरु सरला सास की भांति आकाश की ओर दोनों हाथ उठाकर अपनी कृतज्ञता का अर्घ्य निवेदित कर सकती थी। एक अनजान भय मिश्रित विवशता से उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। कहीं यह सच हुआ तब? क्या उसकी पढ़ी लिखी विदु ऐसी घातक मूर्खता कर सकती थी? अपने संशयाकुल चित्त को लाख लाख समझाने पर भी वह एक भी गस्सा कंठ से नीचे नहीं उतार पाई। रात भी माँ बेटी ने कुछ नहीं खाया। वैदेही यूनिवर्सिटी से लौटते अपने कमरे में चली गई। उसने माँ से बात भी नहीं की। बड़ी रात तक जब नींद नहीं आई तब दामिनी ही दबे पैरों से वैदेही के कमरे में पहुंची। पहले तो उसका कलेजा धक रह गया। पलंग खाली था, तकिया जमीन पर पड़ा था। कहाँ गई विदु, कहीं कुछ कर तो नहीं बैठी। फिर सहसा अकेले अंधेरे निभृत कमरे में अकेली खड़ी निरीह पुत्री के प्रति उसका हृदय गहन ममत्व से झलक उठा। स्वयं अपनी अल्पज्ञता उसे डसने लगी। अपनी इस इकलौती सरला पुत्री को क्या वह कभी अपना उत्कट स्नेह दे पाई थी? अपनी ही ख्याति के पीछे मूर्ख बनी भागती वह क्या उसे जननी का भरपूर वात्सल्य दे सकी थी? क्या कभी उससे कह पाई थी कि कुटिल संसार के विषम गली कूचों से प्रत्येक लड़की को गुजरना होता है बिदु? किन किन खंदक खाइयों से उसे बचना होगा? क्या कभी उसे बताने का समय भी रहा था दामिनी के पास? बिदु। फिर वह बड़े साहस से आगे बढ़ी। माँ का स्वर सुन वह चौंक कर पलटी। अंधकार के अस्पष्ट धुंधलके में भी पुत्री के अश्रुसिक्त पश्म उसने देख लिए थे। अंधेरा घना हो रहा था। दोनों ही एक दूसरे को ठीक से नहीं देख पा रही थीं। वैदेही माँ के इतने निकट खड़ी थी कि उसकी तप्त सांसों का उतार चढ़ाव दामिनी के चिबुक पर फूंक सी मार रहा था। जानबूझकर ही दामिनी ने बत्ती नहीं जलाई। हृदय की बातें अंधकार में ही निर्भीकता से प्रखर होती हैं, प्रकाश में नहीं। उसके जी में आए कि वह लपक कर उसे बाहों में भर ले, किंतु अपनी इस बलवती इच्छा को कैसे पूरा कर सकती थी? जब बिदु छोटी थी और बार बार उससे लिपटती, गोदी में बैठने की बचकानी जिद करती, उसके गालों को चूमती, तब वो कहती, क्या करती है बेबी, तेरी चूमा चाटी मुझे अच्छी नहीं लगती। नैनी ले जाओ इसे, मुझे रिहर्सल करना है। धीरे धीरे ही माँ का यही रूखा स्नेह बिदु के कैशोर्य को रूखी रोटी सा सुखाकर पापड़ बना गया। स्वयं ही माँ से दूर रहने लगी। कभी कभी उसके जी में आता माँ से लिपटकर कहे, कल स्टेज पर तुम कितनी सुंदर लग रही थी मम्मी। किंतु पुत्री और जन्मदायिनी के बीच जो एक सहज स्वाभाविक स्नेह की डोर बंधी रहती है, वह स्वयं ही न जाने कब टूट चुकी थी। उन दोनों के बीच अंतरंगता के वे सुखद क्षण कभी नहीं आए जो माँ बेटी के बीच वार्धक्य तक आते रहते हैं। किंतु दामिनी आज हृदय में इतने वर्षों से दबी वात्सल्य की वेगवती धारा को रोक नहीं पा रही थी। बिदु, उसने पुकारा। क्या है मम्मी? वैदेही का स्वर जैसे हिम शीतल जल के छींटे मार रहा था। तूने खाना नहीं खाया, यही मंगवा दूं?
नहीं, मुझे भूख नहीं है। पर तूने तो सुबह भी कुछ नहीं खाया। सुबह भी भूख नहीं थी। लड़की जैसे तक तक कर कंकड़ मार रही थी। बेदू, एक बात पूछूं? वर्षों से जयदेव की अष्टपदी पर सधे दामिनी के नृत्य निपुण पैर अदृश्य मधुर घुंघरू छनकाते आगे बढ़े। उसने सहसा कर तल पुत्री के माथे पर रखा। मैं जानती हूँ तुम क्या पूछोगी मम्मी। जो तुम सोच रही हो वह ठीक है। दामिनी की छाती में वह यदि नंगा खंजर भी चुभाती तो शायद ऐसे न चिहुकती। कहती क्या है? अब उसने लपक कर बेटी को बाहों में भर लिया। हाँ मम्मी, पर तुम क्यों घबरा रही हो? ये मेरी निजी समस्या है। अब दामिनी अपने क्रोध के उबाल को रोक नहीं पाई। क्षण भर पूर्व पुत्री के प्रति उमड़ता वात्सल्य सहसा दुर्वह क्रोध में परिणत हो गया। कैसी निर्लज्ज मूर्ख की बात कह गई थी छोकरी। तेरी समस्या क्या हमारी समस्या नहीं? तेरे मुंह में लगी काली क्या स्वयं ही तेरे पिता के और मेरे मुंह पर नहीं पूज जाएगी? नहीं। इस बार उद्धत शीर्ष किए नागिन सी ही वैदेही फुफकार उठी। मेरा कलंक मेरा ही रहेगा मम्मी, तुम चिंता मत करो। मैं कुछ ही दिनों में कहीं दूर चली जाऊंगी, कहीं इसे जन्म देकर पाल लूंगी। विधु, तू पागल हो गई है क्या? जानती है जन्म देना कैसा होता है? तुम क्या जानती थी मम्मी? जैसे तुम जान गई ऐसे मैं भी जान जाऊंगी। खटाटोप अंधेरे में माँ बेटी एक दूसरे के सम्मुख सांप नेवले सी खड़ी थी। बहस का स्वर क्रमशः प्रखर होता जा रहा था। घर का कोई नौकर इधर आ गया तो क्या सोचेगा? दामिनी ने लपक कर बत्ती जला दी और प्रकाश के आकस्मिक आलोक में पुत्री के चेहरे की दृढ़ता देख दामिनी कांप गई। बेबी, कैसी बचकानी बातें करती है। आज तक क्या किसी ने ऐसा सुना है? मैं तेरे पापा से कहूंगी उस बेहया की गर्दन पकड़कर यहाँ खींच लाए। देखती हूँ कैसे तुझसे विवाह नहीं करेगा, उसका बाप भी करेगा। क्रोध से दामिनी के नथुने फड़क रहे थे। उसका बाप तो कब का मर खप चुका मम्मी। दुस्तर दुख के दुर्वह क्षणों में भी उस आनंदी लड़की ने अपनी परिहास रसिकता नहीं खोई थी। तुम मत डरो मम्मी, पापा से तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। मैं कहूँगी उनसे, मैं किसी से नहीं डरती। अवाक होकर दामिनी उसे देखती रही। क्या प्रेमी की आकस्मिक प्रवंचना ने लड़की को विक्षिप्त कर दिया था? दूसरे ही दिन दामिनी ने फोन कर पति को बुलवा लिया। डॉक्टर वैदेही बर्वे को आज एक ही बात का संतोष है कि उसकी विपत्ति ने वर्षों से क्रमशः एक दूसरे से विलग रहे उसके जनक जननी को पुनः मिला दिया था। नौकरों चाकरों के सामने तो वे नित्य ही का जीवन जीते थे, किंतु रात्रि को दामिनी प्राय ही बेटी के कमरे में सोने आ जाती थी। अब वह नित्य अर्धरात्रि की निस्तब्धता में उठकर बैठ जाती। मम्मी पापा न जाने कितनी रात तक बातें करते रहते। इतने वर्षों का संचित अस्वाभाविक मौन सहसा प्रखरालाप में पहाड़ी नदी के वेग सा बह निकला था। न उस स्वर में कला का उत्ताप रहता, न बहस की तेजी। धीमी धीमी गुनगुन, जैसे कोई धीमे स्वर में दिलरुबा बजा रहा हो। आश्चर्य था, दोनों में से एक ने भी अब तक उसे न कोई सुझाव ही दिया था, न कोई कैफियत ही मांगी थी। मनी मन उन दोनों की अस्वाभाविक चुप्पी ने वैदेही को आशंकित कर दिया था। कहीं सचमुच ही पापा उस निर्लज्ज अपराधी को खींचकर उसके कदमे में तो नहीं डाल देंगे? इससे बड़ी निदारुण लज्जा उसके लिए और क्या होगी? जो सब कुछ लिखकर स्पष्ट कर गया है, उसके जीवन में अब उसके लिए कोई स्थान नहीं है। उसके सम्मुख घुटने टेक कर गिड़गिड़ा कर क्या पापा उससे प्रणय की भीख मंगवाएंगे? किंतु डॉक्टर मनोहर बर्वे ऐसे मूर्ख नहीं थे। एक सफल वैज्ञानिक की योजना कभी मूर्ख भावुकपूर्ण योजना नहीं हो सकती। वह आत्माभिमानिनी प्रतिभाशालिनी पुत्री को जानते थे। प्रत्येक वर्ष गर्मी की छुट्टी बिताने डॉक्टर बर्वे अपने परिवार सहित रत्नागिरी स्थित अपने फार्म जाया करते थे। वहाँ उनकी छोटी सी शांति थी। सौभाग्य से वही छुट्टियां आसन्न थीं। पत्नी और पुत्री को लेकर वह वहीं चले गए। साथ में गया अनवर, वह अनवर जिस पर उन्हें अगाध विश्वास था। अनारकली की ही भांति यदि जिंदा किसी दीवार में चिन्ह भी दिया गया तब भी उसके मुंह से इस परिवार की दारुण लज्जा का एक शब्द भी बाहर नहीं फूटेगा।
वहीं के एकांत में फिर डॉक्टर बर्वे ने पुत्री को समझाया था, ठीक है, तुम अपने गर्भस्थ शिशु को नष्ट नहीं करना चाहती, मत करो। बीच बीच में मैं तुम्हारी माँ को लेकर मैं घर जाता रहूँगा, जिससे किसी को कुछ संदेह न हो। तुम्हारी छुट्टी के लिए आवेदन पत्र दे दिया जाएगा। कह दिया जाएगा कि तुम अपने चाचा से मिलने लॉस एंजल्स गई हो। तुम तो वहाँ जाती रहती हो। मम्मी ने डॉक्टर गोखले को पत्र लिख दिया है, वह ठीक समय पर आकर सब कुछ संभाल लेंगी। और फिर उसका क्या होगा? यह निर्लज्ज प्रश्न पूछने में उस दबंग लड़की के माथे पर शिकन भी नहीं उभरी थी। एक क्षण को भी डॉक्टर बर्वे को सोचना नहीं पड़ा। वो तो जैसे अपनी किसी सेमिनार में अपना पूर्व लिखित पेपर पढ़ रहे थे। फिर अनवर उसे किसी मिशन या किसी अच्छे परिवार में पहुंचाएगा। वह स्वयं उसकी खोज पड़ताल करेंगे कि परिवेश समृद्ध, संभ्रांत और परिवार सुशिक्षित हो। एक बार बचपन में वैदेही सड़क के किनारे पड़े किकियाते अनाथ लुत्तड़ से पिल्ले को उठा लाई थी। उसे अपने ही कमरे में सुलाती, नन्ही सी टोकरी में रेशमी टुकड़ा बिछा रुई के फाये से उसे दूध पिलाती। नैनी ने उसके गले में एक लाल रेशमी फीते में बंधा घुंघरू भी लटका दिया था। भागता तो बचता, टुन टुन। देखते ही देखते प्रत्येक जाति गोत्रहीन श्वान नंदन की भांति उसके बचपन का मोहक रूप विलीन हो गया। यही नहीं, अपने भद्दे लंबोतरे मुंह को और भी लंबा बना और पापा के विदेशी अतिथियों की अभ्यर्थना करने अकारण ही थे थे कर नाचने लगा तो नन्ही वैदेही को एक दूसरे सुदर्शन उच्च कुल गोत्री पेडीग्रीन कुत्ते का प्रलोभन दे कलुआ को एक ट्रक ड्राइवर को 10 रुपये सहित थमा दिया गया था। तब भी पापा ने यही कहा था, कहीं किसी जंगल वंगल में मत छोड़ देना, किसी ढाबे या हलवाई की अच्छी दुकान देखकर छोड़ना जिससे कभी भूखा ना मरे। ट्रक में बैठे कलुआ ने शायद अपने अंधकार पूर्ण भविष्य को अपनी समर्थ नासिका रंध्रों से सूंघ लिया था। ट्रक चला तो वह कूं कूं करता नीचे कूदने को आतुर हो उठा। फिर अपनी नवीन परिस्थिति से समझौता कर वह चुपचाप बैठ गया और अपनी नन्ही स्वामिनी को टुकुर टुकुर देखता विदा हो गया था। आज भी विदु उन करुण आंखों के निरीह उपालंब को नहीं भूली थी। आज वही घटना जैसे फिर इतिहास दोहरा रहा था। अंतर इतना ही था कि तब बिछोह पशु से था, आज स्वयं अपने हृदपिंड से। और फिर 29 अगस्त की वह मनहूस रात, लगता था असह्य दर्द उसकी रीढ़ की हड्डी को मरोड़े दे रहा था। कभी पीड़ा की लहर कमर से कौंधती उसे बिलबिला जाती, कभी पेट का दर्द उसे असह्य यंत्रणा से तिरछी कर देता। रिलैक्स रिलैक्स, डॉक्टर गोखले का मृदु स्वर उसे और बौखला देता। फिर जैसे सूर्य की प्रथम किरण ने खिड़की के कांच का स्पर्श किया, नवजात शिशु के क्रंदन से कमरा गूंज उठा। कैसा अद्भुत पीड़ा मुक्ति का था वह क्षण। क्षण भर पूर्व की पीड़ा का कैसा आनंददायक अंत था वह। क्रमशः चेतना खो रही वैदेही की आंखें स्वयं मुदी जा रही थीं। खोलने की चेष्टा करने पर भी वह आंखें नहीं खोल पा रही थी। केवल डॉक्टर गोखले का अस्पष्ट स्वर ही उसके कानों में आ रहा था। इसी से मैंने आपसे कहा था, घर पर मत रखिए, लगता है हेमरेज हो गया है। फिर उसे कुछ होश नहीं रहा। काश विधाता ने उसी दिन मुक्ति दे दी होती। जब होश आया तो कमरे में अकेली पड़ी थी। ईथर की विचित्र गंध कमरे में मंडरा रही थी। कैसी अवस्था थी उस दिन। नींद नहीं आ रही थी, फिर भी आंखें मुदी जा रही थीं। स्नायु तंत्र ऐसा स्पर्श कातर कि पत्ता भी विचलित होता तो वह चौंक कर इधर उधर देखने लगती। वह कहाँ थी? उसने फिर इधर उधर देखा। तब क्या उसने मृत शिशु को जन्म दिया था? नहीं, वह क्षीण शिशु क्रंदन उसने स्वयं सुना था। फिर उसके शरीर से विलग हो रहे उस नन्हे कलेवर के नीले कोमल स्पर्श को क्या वह भूल सकती थी? बड़ी देर बाद डॉक्टर गोखले ने आकर उसकी नब्ज थामी थी। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? वह कुछ भी उत्तर न देकर बड़ी बड़ी सजल आंखों से उन्हें देख रही थी। घबराना नहीं, डॉक्टर गोखले ने उसका हाथ थपथपाकर कहा। मैं जा रही हूँ और अब नहीं रुक सकती, पर बीच बीच में आती रहूँगी। सब कुछ ठीक ठाक है, दवा लिख दी है, खाती रहना और कंप्लीट रेस्ट करना कुछ दिन। रात मम्मी उसी कमरे में सोई, पर फिर भी वह कुछ पूछ नहीं पाई। क्या हुआ था, बेटा या बेटी?
कहाँ है वह? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? तीसरे दिन मम्मी ने स्वयं ही कहा था, हमने जो कुछ किया तेरी भलाई के लिए ही किया है विदु। तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, एकदम उसी हरामजादे पर पड़ा था। लोग देखते ही पहचान लेते। एक बार हमने यह भी सोचा कि हम कह देंगे कि हमने उसे किसी अनाथालय से लिया है। सभी तो जानते हैं हमारे बेटा नहीं है। कितने ही लोग तो दत्तक पुत्र लेते हैं, पर लोग जान जाते हैं कि किस अनाथालय से आया है। दत्तक पुत्र लेना ही था तो आज तक क्यों नहीं लिया? फिर शक्ल सूरत का यह अद्भुत साम्य, उसे कैसे छिपाते हम? हमने अनवर से कहा है, खूब अच्छा घर देखकर उसे छोड़ा है। तुम्हें अब अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। पर विधाता ने तो उसका भविष्य पहले उसके ललाट पटल पर लिपिबद्ध कर दिया था। उस अमिट रेखा को क्या वो मिट सकती थी? पूर्व निर्धारित घटनाएं स्वयं ही ऐसे घटती चली गईं कि वह नियति के तीव्र प्रवाह में विवश तिनके सी ही बह गई थी। अतीत के जीवन से बंधी डोर को विधाता ने हृदयहीन निर्ममता से काट दिया था। पर क्या वह 29 अगस्त को आज तक भूल पाई थी? इतने वर्षों से माँ से लुका छुपा कार में बड़ा सा केक धर वह बम्बई के किन किन दरिद्र अर्धनग्न बच्चों को केक खिलाती तो अपनी सारी व्यथा भूल जाती। केक वाली बाई आई कहकर बच्चे उसका स्वागत करते। गोरेगांव, सायन, कुर्ला, वर्ली, कहाँ कहाँ केक नहीं बांटे थे उसने। कहाँ गया होगा उसका बेटा? वह एकांत में घंटों काल्पनिक जाल बुनती। क्या पता उसकी संपन्न नवीन जनक जननी उसे उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज दिए हों। अपने उस अदृष्ट पुत्र की प्रतिभा पर उसे अगाध विश्वास था। ऐसे प्रतिभाशाली पिता और सदा सर्वोच्च स्थान पाने वाली जननी के समृद्ध मस्तिष्क की कुछ विरासत तो उसे मिली ही होगी। अपने कभी न देखे पुत्र का नाम उसने स्वयं ही धर दिया था, अमोघ वर्ष। वैसा ही प्रतापी असाधारण जीनियस होगा उसका अमोघ। किंतु आज एक पल में ही उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। नहीं, संदेह की गुंजाइश हो ही नहीं सकती थी। उसकी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती थी। जहांगीर आर्ट गैलरी में कोई चित्र प्रदर्शनी चल रही थी। मम्मी की दवा भी लानी थी। वो अपनी कार में जाने ही वाली थी कि फ़ोन की घंटी बजी। हम हैं इब्राहिम, मिस साहब, एक गजब की चीज़ मिली है, बस आप ही के लायक है। नहीं इब्राहिम, अभी न पैसा है न वक्त। क्या बात कर रही हैं सरकार? ऐसी चीज़ के लिए आपके पास वक्त नहीं है? गुस्ताखी माफ़ हो तो कहूँगा कि आपकी किस्मत ही खोटी है। इब्राहिम, उसने हंसकर कहा था, महीने की आखिरी तारीख है या नहीं जानते क्या? आपने क्या कभी हमसे रुपयों की बात की है मिस साहब? आप जैसी कद्रदान के लिए इब्राहिम की पूरी दुकान हमेशा खुली रहती है। चीज़ ले जाइए, पेमेंट बाद में होता रहेगा। आखिर है क्या? एक मूर्त है, लगता है हजारों वर्षों से जमीन में गड़ी रही है। और उसी हजारों वर्षों से जमीन में गड़ी मूर्ति को देखने वह गई तो उसी के साथ उसके अतीत के मलबे में दबी वह मूर्ति भी निकल आई थी। बंबई के चोर बाजार में कार पार्क करना कोई आसान नहीं होता। एक सकरे से चौराहे पर उसने गाड़ी रोकी और बटुआ लेकर इब्राहिम की दुकान की ओर बढ़ी। वाचाल इब्राहिम उसकी प्रतीक्षा में बाहर ही खड़ा था। मैं जानता था अब ज़रूर आएंगी। बस क्या आला चीज़ मिली है हुजूर, उसने फुसफुसाकर कहा। किसी म्यूज़ियम को दिखाऊं तो लोग टूट पड़ेंगे, पर मैंने सोचा पहला हक आपका है। मैंने दुकान में ताला लगा दिया है कि कोई दूसरा ग्राहक इस सौदे के बीच में न टपक पड़े। आइए आइए हुजूर, पिछवाड़े के दरवाजे से चले। एक दुर्गंधमय नाली को लांघ कर वह भीतर पहुंची। इब्राहिम ने एक बार फिर अपने वही नाटकीय टोने टोटके किए जो किसी भी मूर्ति को दिखाने के पहले वह किया करता था। लोबान का धुआं दिखाया, आकाश की ओर हाथ उठाकर इबादत की, होठों ही होठों में न जाने क्या क्या बुदबुदाया, आंखों की पुतलियां पलटी, फिर अपना सेफ खोला। मलिन जीर्ण छींट के कपड़े में लिपटी मूर्ति को माथे से लगा उसे मेज पर धर दिया। एक पल को डॉक्टर वैदेही सांस लेना भी भूल गई। ऐसी दुर्लभ मृणमयी मूर्ति वह कहाँ से पा गया होगा? क्या अभागा उसे नालंदा के पाषाण चौखटों से निकाल लाया था? मनियार मठ की उस नारी मूर्ति को पहचानने में डॉक्टर वैदेही बर्वे की अनुभवी पारखी आंखें कभी भूल नहीं कर सकती थीं।
नारी सौंदर्य के आदर्श की ऐसी सफल अभिव्यक्ति और कहाँ मिल सकती थी। क्या लोगे? बड़ी उदासीनता से प्रश्न पूछने का अभिनय करने पर भी वैदेही का धड़कता कलेजा उसके चेहरे पर अंकित हो गया था। देख लिया ना सरकार। चतुर इब्राहिम समझ गया था कि मूर्ति अमूल्य है। किसी म्यूजियम में ले जाता तो हमारे अनाड़ी सरकारी अफसर ऐसा मोल तोल करते और ऐसे बेतुके दाम लगाते कि हमारा खून खौल उठता। वहाँ तो मूर्तों के भी टेंडर मांगे जाते हैं। इसी से हमने आपको फ़ोन किया। आप चीज़ पहचानती हैं। 2 पैसे कम भी मिले तो परवाह नहीं। इब्राहिम पैसों का भूखा नहीं है। उसने फिर बड़े गर्व से अपनी बटेर की सी गर्दन तान ली। मूर्ति को तिरछा कर वह फिर कहने लगा, देखिए सरकार, जरा गौर से देखिए, क्या आला बनावट है। लगता अभी होंठ हिलने लगेंगे। सचमुच ही मूर्ति बेजोड़ थी। क्या लोगे? बड़ी अवज्ञता से वैदेही ने एक बार फिर अपना प्रश्न दोहराया। 10,000, आपसे ज़्यादा नहीं लूँगा। वैसे लिकमैन साहब इससे देख लेगा तो किसी भी कीमत पर हथिया लेगा। मुंह मांगे दाम देगा हुजूर। तब लिकमैन के पास ही क्यों नहीं जाते? डॉक्टर वैदेही ने अपना बटुआ उठाकर बड़ी बेसब्री से जाने को तत्पर हुई। अब तो नाराज़ हो गई सरकार। वह हंसकर बोला, कहाँ आप, कहाँ लिकमैन, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली और फिरंगी बंदर जात, भला इस मूर्त की कदर क्या जाने। अंत में 8,000 में सौदा तय हुआ। उसी जीर्ण कपड़े में लपेट उसे हाथ में लिए ही वो लौटी तो कलेजा धड़क रहा था। कैसी अद्भुत संग्रहणीय मूर्ति उसके हाथ लग गई है। उधर इब्राहिम भी इस सौदे से उतना ही प्रसन्न था। उसका बड़ा भाई नियाज गन्ना बोने के लिए खेत की गुड़ाई कर रहा था कि फावड़े में टन नशा लगा। खोद कर निकाला तो एक पीतल की गगरी का काला पड़ गया मुंह दिखा। डर कर उसने फिर मिट्टी से ढांप दिया। आधी रात को अपने साले को लेकर वो रात भर खोदता रहा। दोनों ने खींच कर गगरा निकाला तो ठसाठस चांदी की मोहरों से भरा था। फिर छिप छिप कर दोनों उसे गुड़ बनाने वाले विराट कड़ाह में गलाकर चांदी का गोला तैयार किए। आज उसी गोले से बने भारी कमर के लचकारे को पहन दोनों की बहुएं इधर उधर घूमती थीं। वज्र मूर्ख भाई से वह कहता भी गया। इब्राहिम के हाथ वह गगरा और वे अमूल्य ऐतिहासिक मुहरें लगती तो घर भर मालामाल होकर जीवन भर ऐश करता। उन्हीं नियाज को यह मूरत भी मिली थी। कमबख्त ने बच्चों को खेलने के लिए दे दी थी और उसकी भतीजी शर्राफन उसे लहंगा दुपट्टा पहना उसे ब्याहने जा रही थी। वह तो इब्राहिम की किस्मत अच्छी थी कि वह भाई से मिलने चला आया था। मूर्ति देखी तो उछल पड़ा, किसी से कुछ नहीं कहा। जानता था भाई उससे भी ज़्यादा चालाक है। कहीं ज़रा भी शक हुआ तो मिट्टी की उस मूर्त को छूने नहीं देगा। उसने अपनी धर्म भीरू भाभी को पटाया था। रमज़ान के दिन है और ये हिंदुओं की मूर्त आपने बच्ची को थमा दी है। कहीं टूट टाट गया तो आप पर आफत आ सकती है। लाइए मुझे दे दे, किसी मंदिर में रखाऊंगा। ये ले 10 रुपए। शरफू को एक गटा पारचा बबुआ खरीद कर दे दे। घबरा कर भाभी ने उसे मूर्त थमा दी थी। हल्दी लगी न फिटकरी, रंग आया चोखा। मुफ्त में हाथ लगा ठीकरा 8,000 में बिक गया। डॉक्टर वैदेही कार के पास पहुंची तो देखा 4-5 मर्दानी औरतें कार को घेर कर खड़ी हैं। उसके निकट आते ही उनमें से एक खुर्राट सी चौड़े कल्ले वाली तालियां बजाती उसकी ओर बढ़ी। खुदा सलामत रखे, बड़ी देर से हमने कार की चौकसी की है। अब तो पान खाने के लिए कुछ लेकर ही हम आपको कार में बैठने देंगी। क्या बदतमीजी है, डॉक्टर वैदेही ने कड़क कर कहा। कैसा इनाम? किसने कहा था तुमसे कार की चौकसी करने को? हटो यहाँ से। हटा कर देख लीजिए मेम साहब। उनमें से एक खूंखार जनखा कूद कर उसकी बलैयां लेता मडगार्ड पर बैठ गया। क्रोध से वैदेही का गोरा चेहरा तमतमा उठा। उसने उसे आग्नेय दृष्टि से देखा। ऊंचे जूड़े पर लगा बेले का गजरा, लाल भड़कीली साड़ी, जरीदार चोली से दिख रहा अनाकर्षक सांवला उदर, जरीदार ब्लाउज के कृत्रिम उन्नत उभार पर झूलती नकली मोतियों की माला और गहरे लाल रंग के रंगे होठों पर विकृत अश्लील हंसी। निकालो इनाम मेम साहब, तभी हम बैठने देंगी। उसकी दबंग सीना जोरी देख डॉक्टर वैदेही दंग रह गई। तब ही उसकी 3-4 साथी ने कार का दरवाजा रोककर खड़ी हो गई। अचानक उसकी दृष्टि उस पर पड़ी थी।
एक पल को उसे लगा वह चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ेगी। वह क्या, साड़ी पहने उसका विस्मृत प्रेमी उसके सम्मुख खड़ा था। उन्मुक्त आकाश की सी नीली आंखें, वैसे ही शांत स्निग्ध स्मित और तीखी नाक पर वही चिर परिचित झुर्रियां। हरी शिफॉन की साड़ी का पल्ला उसने गर्दन में लपेट रखा था। हाथ की धानी चूड़ियों को छमछमाता, तालियां बजाता वह कार से सटकर खड़ा हो गया और वैदेही को आश्चर्यचकित दृष्टि से अपने चेहरे पर निबद्ध देख फिक से हट पड़ा। हे भगवान! एक कोने से उठा उसका उद्धत दांत भी अपने बाप पर गया था। शायद उस पर निबद्ध वैदेही की दृष्टि दल के मुखिया ने भी देख ली थी। क्या देख रही हो ऐसे मेम साहब, है ना लाखों में एक। इसका बाप था निखालिस अंग्रेज और महतारी रही बहुत बड़े बाप की लड़ैती। दोनों में ही शक हो गया था। हमारी नद्दू आपा ने इसे उन्हीं के ड्राइवर से पूरे 500 में खरीदा था। हरामी चुट्टा इसे पेट में रख वलायत भाग गया। हमारी बिरादरी में जन्मा था और लेता भी कौन। आपा ने नाम रखा था मोहब्बत। कहती थी कैसी मोहनी सूरत लेकर जन्मा है, सब इसे देखते ही मोहब्बत करने लगेंगे। क्या नाचता है पट्टा, क्यों रे मोहब्बतिया, जरा दिखा देना लावारिस वाला नाच। नहीं नहीं, एक प्रकार से चीखी पड़ी थी डॉक्टर वैदेही बर्वे। अपने बटुए से उसने एक 5 का नोट निकाला और उनकी ओर फेंक दिया। इसी बीच इब्राहिम लपक आया। क्या हो रहा है ये सब, हटो यहाँ से। कैसा नेक मांग रही हो, यहाँ क्या किसी के बेटा हुआ है। डॉक्टर वैदेही के जी में आया कि वह जोर से चीख चीख कर कहे, हाँ बेटा ही हुआ है इब्राहिम, मांगने दो उन्हें नेक। अरे परे हट हरामी के जने, तू क्यों आन कूदा हम जनानियों के बीच। लाल साड़ी वाली अपनी साड़ी को अश्लील भंगिमा में उचका इब्राहिम की ओर लिपटी। पीछे पीछे उसकी साथी ने तालियां बजाती उसे कोसने लगी। उसी सुयोग का आधार था। डॉक्टर बर्वे ने तेजी से कार का द्वार खोला, स्टीयरिंग व्हील थाम लिया और तेजी से गाड़ी निकाल ले गई। उस दिन कोई दुर्घटना नहीं हुई, यही आश्चर्य था, क्योंकि उसके दोनों हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। बीच बीच में गाड़ी किसी अनाड़ी नौसिखिए चालक के संचालन से आड़ी तिरछी चली जा रही थी। नित्य की भांति मम्मी उससे आज भी अवश्य पूछेंगी, कैसी मूर्ति देखने को बुलाया था इब्राहिम ने, देखूं। वह मूर्ति तो वो मम्मी को दिखा देगी, किंतु जिस दूसरी मूर्ति को वह अपने अंतर के संग्रहालय में संजोए वर्षों से सपने देख रही थी, उसे पाकर भी वह माँ को दिखाने घर नहीं ला पाई। यह सब क्या वह कह पाएगी उससे? क्या वह कह सकेगी कि मम्मी, वह मूर्ति जिसे तुमने मुझसे मिलकर लापरवाही से खो दिया था, वो मुझे मिल गई थी मम्मी, पर मैं उसे कभी घर नहीं ला सकती। तो यह थी शिवानी जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।